बिना ब्राह्मण के बिन हरि कृपा तृण नहीं डोला, और यहाँ संभव नहीं है। चिराग पासवान और मोदी दोनों की नजर इस बार शाहाबाद पर थी। बिल्कुल, गढ़ जो राजपूतों का है वहाँ किला इस बार मेरे हिसाब से ध्वस्त होता नजर आ रहा है। जो तेजस्वी यादव कई लोगों का टिकट काटने वाले थे पुराने लोगों का, उसमें से एक ये भी नाम था। वोट का प्रतिशत बढ़ रहा है और नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपना काम किया है, लेकिन रीतलाल यादव को कमजोर शुरू में ही चुनाव के कर दिया गया, और अपने लोगों ने भी किया, परायों ने भी किया। यहाँ लालटेन नहीं जलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे तो अरुण कुमार एलजेपी से जीतते हुए दिखाई दे रहा है। कुमार का इन्फ्लुएंस यहाँ जागा रहता है। अंतिम समय में प्रशांत किशोर ने राजद के प्रत्याशी को टिकट कैसे दिया, लेकिन अनंत सिंह भी यही इशारा कर रहे थे कि उनके साथ कुछ गलत हो सकता है, कि तेजस्वी बिहार में मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मुकेश सहनी तो अपने को डिप्टी से मान चुके हैं, और अगर जनसुराज की बात करें तो ये पोल डायरी 0 दे रहा है जनसुराज को। और अगर प्रशांत किशोर बाबा की बात सुन लिए होते तो आज अपना सारा राजनीतिक दाव 25 सीटों पर नहीं लगा देते। कैसे हैं उत्तम? हम चारों एक साथ मौजूद है। नमन सर हैं आपके बगल में और हमारे बगल में बाबा दिखाई पड़ रहे हैं। क्या बात है, आज चारों को हम लोग एक साथ बैठ गए हैं। बिल्कुल, बात जरूर खास है। बिहार में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव अपने समापन पर है। बस एक प्रक्रिया बाकी है और वो प्रक्रिया 14 नवंबर को होगी। लेकिन उस प्रक्रिया से पहले जो भी एनडीए के दर्शक हैं, जो एनडीए को चाहने वाले हैं, जो महागठबंधन को चाहने वाले हैं, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन देखिए, सरकार किसी की भी बने, मजा तो भारत लाइव और पंचनामा पे ही आएगा जी। बिल्कुल, कारण बता दें। बताइए। और एक कारण तो सबसे बड़ा आपके समक्ष आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। एक तरफ नमन सर तो दूसरी तरफ बाबा, मतलब कि एक ही फ्रेम में हम चारों आपको दिख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उत्तम एक बात बताते हैं आपको, बाबा और नमन सर जब एक साथ मौजूद होते हैं तो क्या होता है ये जानते हैं ना आप? क्या बताइए? हाँ बताइए। वो मजेदार जो अंदर और भीतर की खबर की बात होती है, जो इनसाइड स्टोरी होती है, जो लोग दिखा नहीं सकते। जो कैमरे में तो हम दिखा ही सकते हैं, लेकिन सर बैक कैमरे की बात करें, बैक कैमरे में भी जो हमारी बातें होती हैं वो मजेदार होती है। बिल्कुल। लेकिन आज नमन सर और बाबा हैं तो सर हम आप लोग से भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम और उत्तम जो है थोड़ी देर बात कर लेते हैं, फिर तो आपके पास आएंगे, है ना? हम लोग आते थोड़ी देर में सर के पास चलेंगे। तो देखिए, आज हम आपको बता दें कि भारत लाइव और पंचनामा वो करने जा रहा है जो आप शायद अभी तक सोचे नहीं होंगे। बिल्कुल वो सब बिल्कुल सोचे नहीं होंगे दर्शक, क्योंकि 243वां विधानसभा का हम आपको सटीक जो है वो जानकारी देने जा रहे हैं, लेकिन इतना आसानी से नहीं। इसमें भी बहुत मजेदार जो है कहानी नमन सर के पास है, बाबा के पास है, स्टोरी जो है बाबा के पास है। जरा नमन सर का स्वागत कर दीजिए उत्तम एक बार। सर का तो स्वागत हम करेंगे तो सर बोलेंगे कुछ लाए हैं। नहीं, आज आपको लाने की जरूरत नहीं है, आज मैं लेकर आया हूँ अपने दर्शकों के लिए। मैं वो लेकर आया हूँ जो मेरे दर्शक काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे। एग्जिट पोल। चलिए ठीक है, आ गया एग्जिट पोल। मैं पंचनामा की गारंटी ले रहा हूँ और मेरे बगल में बैठे हुए महामानव भारत लाइव की गारंटी लेंगे। हम दोनों अपने अपने जो हमने जॉनराज हैं उसकी गारंटी ली है, और एग्जिट पोल जो कहा सो हुआ, बिल्कुल जो कहेंगे वही होगा। नहीं, भगवान थोड़े वही हो जाएगा, उसी के आसपास रहेगा सब कुछ जी। बिल्कुल। अब देखिए, हम स्वागत करते हैं बाबा का। बाबा कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं, और जितने भी एग्जिट पोल अब तक आपने देखे हैं जी, हम बिल्कुल उससे अलग अपने आंकड़े प्रस्तुत करने वाले हैं। हम आपको बता दे रहे हैं कि जो हमने पिछले 1.5 महीनों में अलग अलग विधानसभाओं का सर्वे किया है। विधानसभा में हमारी टीम गई है, आप लोग जाकर के जो देखे हैं, हमारे संपादक जी खुद घूम करके करीब 200 विधानसभाओं में अलग अलग लोगों से बातचीत किए हैं, चाहे वो उम्मीदवार हों या फिर पक्ष और विपक्ष किसी के भी रहे हों। इसके आधार पर और वोटिंग जो प्रतिशत बढ़ा है, इसका प्रेडिक्शन हमने पहले किया था। हमने पहले ही बता दिया था कि 70% के आसपास दूसरे राउंड में, और जब पहले राउंड में सुबह का हमारे पास ट्रेंड आया तभी हमने बता दिया था कि 65% के आसपास मतदान होंगे। बिल्कुल। अब इन सभी के बाद जब हम आंकड़े लेकर के आएंगे तो निश्चित रूप से इन सभी आंकड़ों से बिल्कुल अलग हमारा आंकड़ा है। नमन जी ने कहा भी है कि वो पंचनामा की गारंटी लेते हैं। मैं पूरी गारंटी से भारत लाइव के दर्शकों और भारत लाइव के साथ साथ बिहार के जितने भी शुभचिंतक हैं और जितने लोगों ने वोट किया है उनको पहले धन्यवाद देते हुए मैं कहता हूं कि आपने जो वोट किया है वो जिसको भी वोट किया हो, लेकिन हमारे आंकड़े उसके बहुत करीब हैं। हम एक बात की गारंटी जरूर आपको देते हैं कि हम जिस नंबर को लेकर के आए हैं वो नंबर हमारा पूरी तरह से पारदर्शी है, किसी से बायस नहीं है,
हमने किसी से भी पोषित नहीं किया है, ये हमारे खुद के आंकड़े हैं। और आप लोगों की मेहनत के लिए पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूं। और इन्होंने जो नमन जी ने टीम बनाई और उस टीम के साथ काम लिया, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हमारे आंकड़े बिल्कुल सबसे अलग हैं। ये 14-13 लोगों के अलग अलग एजेंसियों के आंकड़े हमारे पास हैं। सभी ने एनडीए गठबंधन को आगे लेकिन बढ़ाया है। लेकिन हम ओवरऑल जो ट्रेंड है, मुझे लगता है कि बाबा के चेहरे पर बहुत खुशी नहीं है। बाबा जो शायद सरकार चाहते थे वो बनती नजर नहीं आ रही है बाबा। मैच शुरू ही नहीं हुआ है। बाबा का भी बात जो है वो होगा, लेकिन मैच तो स्टार्ट होने देते हैं सर। नहीं मतलब देखिए, बाबा बैलेंस बनाने वालों में से है, हम खुल के खेलने वालों में से हैं। क्या कहेंगे तो दोनों में अंतर तो है ना। बिल्कुल आपको मैं बता रहा हूँ कि जो आंकड़े आए हैं उस आंकड़ों से वास्तव में मैं संतुष्ट नहीं हूँ। बाबा डिफेंस करके खेलते हैं। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ कि अब तक जितनी भी बातें हैं, 2024 में भी नमन जी उसके गवाह हैं कि मैंने प्रिडिक्ट किया था नीतीश कुमार को लेकर के, वो बिल्कुल सही आया। हाँ बिल्कुल, आंशिक तौर पर बाबा का एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन सही हुआ था। मतलब ओवरऑल भी बाबा क्लोज ही थे, लेकिन आंशिक तौर पर एक ऐसी चीज बाबा ने पकड़ी थी पिछले चुनाव में जो कि नीतीश कुमार को लेकर थी कि नीतीश के नंबर्स हम भी घटा रहे थे, और बाबा ने कहा कि नहीं, नंबर नहीं घटेंगे। और अगर प्रशांत किशोर बाबा की बात सुन लिए होते तो आज अपना सारा राजनीतिक दाव 25 सीटों पर नहीं लगा देते नीतीश कुमार के। ऑल आउट जो प्रशांत किशोर ने लगाया है उनको झटका लगने वाला है। खैर, मैं एक बात चाहूंगा, पहले हम एग्जिट पोल्स जो आए हैं सारे, बिल्कुल 10-11 एग्जिट पोल्स आए हैं और फिर 2 हमारा, हाँ तो पहले तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। मैं बता दूं क्या तेजी से? हाँ सर, प्रधान तो बताइए। पोल डायरी एनडीए को 184 से 209 सीटें दे रहा है। मतलब बम्पर वोट शिफ्ट एनडीए की तरफ, बम्पर सरकार एनडीए की बिहार में, महागठबंधन का सुपड़ा साफ 32 से 49 सीटें आ रही हैं इन्हें। और अगर जनसुराज की बात करें तो ये पोल डायरी 0 दे रहा है जनसुराज को, अन्य में 1 से 5 सीटें ये दे रहा है। मतलब बहुत बड़ा लैंडस्लाइड विक्ट्री बिहार में महागठबंधन के खिलाफ एनडीए ने सिक्योर कर ली है। खैर, प्रजापोल एनालिटिक्स, इन्होंने 186 सीटें दी हैं एनडीए को और कोई प्लस माइनस नहीं दिया है। मतलब इन दोनों के हिसाब से तो एक बम्पर अब तक एनडीए लेकर आ रहा है। आपके स्क्रीन पर होगा, अभी आप देख रहे होंगे, बम्पर वोट शेयर एनडीए को जा रहा है और सीटें आ रही हैं। इसके हिसाब से भी राजद का सुपड़ा साफ है, 50 के नीचे है राजद और उसका गठबंधन। इसमें अन्य को साथ दिया गया है, जनसुराज 0 पर है। मैट्रीज आईएनएस का सर्वे, एक बड़ी संस्था ये भी है, 147 सेफ पॉइंट इन्होंने रखा है और 167 अपर पॉइंट रखा है, जो एनडीए का नंबर ऑफ सीट्स है। अगेन इफ वी गो थ्रू द अपर पार्ट, 160 प्लस यानी 70 के करीब सीटें दी जा रही हैं एनडीए को, विच इज कंप्लीटली लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर एनडीए। एंड इट ऑल्सो सम्स अप दैट महागठबंधन 70 से 90 के बीच में ही कहीं टिकता नजर आ रहा है। और इसमें जनसुराज को थोड़ा सा राहत मिला है, 0 to 2 सीट्स इनको मिल रही हैं, 2 से 8 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। फिर टीआईएफ रिसर्च 145 से 163, एक लगभग मैट्रीज आईएनएस के आसपास का ही आंकड़ा, लेकिन फिर भी एक बम्पर जीत एनडीए की। और अमित शाह का 160 के ऊपर का जो फॉर्मूला है वो इसमें फिट बैठ रहा है। 76 से 95 सीटें आरजेडी को मिल रही हैं इसमें, जनसुराज 0 और अन्य को 3 से 6, मतलब 3 कम से कम अन्य जीत रहे हैं, निर्दलीय जीत रहे हैं, अलग पार्टियां जीत रही हैं, ओवैसी भी इसमें हो सकते हैं। पी मार्क 142 से 162, यहां भी अपर लिमिट 60 से ऊपर है और लोअर लिमिट 40 से ऊपर है। इट मींस कि अब तक 4-5 जो मैंने एजेंसियों की बात की है, कोई भी एनडीए को 40 से नीचे नहीं बता रहा है। फलोदी सत्ता बाजार भी अब तक 145 पे टिका हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि 140-45 का आंकड़ा गोल्डन लग रहा है इस बार। खैर, इसमें महागठबंधन को 80 से 98 सीटें दी जा रही हैं, 1 से 4 जनसुराज को, 0 से 3 अन्य को। फिर छठे नंबर पर आता है पीपुल पल्स, ये 133 से 159 सीटें एनडीए को दे रहा है। पहला आकलन एग्जिट पोल का जिसमें एनडीए 140 से नीचे नजर आ रहा है, लेकिन 130 से ऊपर यहां भी नजर आ रहा है। अगेन गोइंग बाय द अपर लिमिट 159, अ लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर एनडीए विच इज अगेन क्लोज टू अमित शाह प्रेडिक्शंस। और इसमें 75 से 101 सीटें दी जा रही है महागठबंधन को, मतलब 100 से ऊपर पहली बार महागठबंधन किसी एग्जिट पोल में दिख रहा है मुझे। 0 to 5 फॉर जनसुराज एंड 2 to 8 अदर्स। डीवी रिसर्च 137 से 152 सीटें डीवी रिसर्च दे रहा है एनडीए को, विच इज मोर रियलिस्टिक, मोर ऑथेंटिक, या फिर मोर मुझे लगता है कि
बिलीवेबल, जो अब दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, तो ये कह देना कि 190-200 आ जाएगा एनडीए का, क्योंकि तेजस्वी भी मिठाई और बाकी चीजों की तैयारी कर रहे हैं। मतलब चाय से तो केटली गरम, मुकेश सहनी तो मतलब अपने को डिप्टी से मान चुके हैं, कल तो वो बोल भी दिए कि जला उला देंगे दुकान सब, वीआईपी प्लेट में खिलाएंगे। हाँ वीआईपी प्लेट में खिलाएंगे और जला देंगे, ज्यादा तेज बनोगे तो ठोक भी देंगे, ये भी बोल रहे थे। खैर सच्चाई है कि वक्त से पहले जब चीजें गर्म हो जाती हैं तो जल जाती हैं, खाने लायक बांग्लादेश वाला हाल हो जाता है जिससे पहले कुछ एक्साइटमेंट। तो डीवी रिसर्च कह रहा है 137 से 152 के बीच आ रहा है एनडीए को, गोइंग बाय अपर लिमिट 150 प्लस है, और गोइंग बाय लोअर लिमिट 130 प्लस 135 प्लस है। और अगर राजद के गठबंधन की बात करें तो इसमें 83 से 98 दिया जा रहा है, अगेन 100 से कम इसमें भी। तो 1 से 8 के बीच में इसमें अन्य को दिया जा रहा है, 2 से 4 जन स्वराज को दिया जा रहा है। अब जेवीसी पोल, ये 8वां एग्जिट पोल है, इसका भी 135 से 150 के बीच है, मतलब अपर लिमिट 50 और लोअर लिमिट 35 प्लस। तो ये भी वो बिलीवेबल वाला जो मार्जिन है उसमें आ रहा है। फिर 88 से 103, मतलब ये एक और एग्जिट पोल है जो 100 प्लस दिखा रहा है महागठबंधन, बट नॉट बाय मच, 103 दिखा रहा है। प्रशांत किशोर को 0 to 1 और 3 to 6 अन्य को दिखाया जा रहा है। फिर पीपुल्स इनसाइट, इसमें 133 से 148 सीटें दी जा रही हैं महागठ एनडीए को, जो कि 30 प्लस है और 50 से थोड़ा कम है, 150 से। इसमें दिया जा रहा है 87 से 102 सीटें महागठबंधन को, अगेन इसमें भी महागठबंधन 80 से ऊपर है और 100 से थोड़ा ऊपर अपर लिमिट दिखा रहा है। इसमें 0 to 2 सीटें दी जा रही हैं जनसुराज को और 2 to 8 सीटें अन्य को आ सकती हैं। पोल स्ट्रैट ये 133 से 148 दे रहा है एनडीए को, विच इज अगेन बिलीवेबल, और 87 से 102 दे रहा है ये महागठबंधन, जो कि पिछले वाले के बराबर है। इसमें जनसुराज को 0 दिया जा रहा है और 3 से 5 दिया जा रहा है अदर्स को। चाणक्य स्ट्रैटेजीज जो है 130 से लेकर 138 तक दे रहा है ये एनडीए को, और 100 से 108 ये दे रहा है महागठबंधन को। इसके हिसाब से भी सरकार कंफर्टेबली एनडीए की बनती नजर आ रही है, लेकिन क्लोज मार्जिन से सरकार बनेगी। इसमें जनसुराज 0 हो जाएगी और अदर्स को 3 से 5 दिया जा रहा है। तो इन टोटल एनालिसिस एग्जिट पोल्स में से केवल 4 ऐसे माफ कीजिएगा जिन्होंने 100 से ऊपर थोड़ा भी आकलन महागठबंधन का किया है या 100 के करीब किया है। कुछ और भी हैं, मैं बताता हूं, जैसे कुछ मैं मिस कर गया होगा। जेबीसी पोल मैंने बताया था ना, जेबीसी पोल बताया था। एक इसमें ना है प्रजा पोल एनालिटिक, ये भी 186 से दे रहा है एनडीए को और 50 दे रहा है जो महागठबंधन उसको। पोल डायरी सर मैंने बताया है, तो वो तो मैंने बता दिया है। एक इसमें सरकार इसमें बनाती है, हाँ, जॉर्नो मिरर, ये एक ऐसा मात्र एग्जिट पोल है जो ये दावा कर रहा है कि तेजस्वी बिहार में मुख्यमंत्री बन रहे हैं, महागठबंधन सरकार बन रही है। इसके हिसाब से 130 से 140 के बीच महागठबंधन लाकर सरकार बिहार में बना रही है कंफर्टेबली। इसमें अदर्स को 3 से 7 सीटें आ रही हैं और 100 से 110 सीटें एनडीए को मात्र आ रही हैं। एनडीए बहुमत के आंकड़े से अपर लिमिट में 13 सीटों से रह जा रहा है और लोअर लिमिट में 23 सीटों से रह जा रहा है। यानी जॉनरो मिरर इज द ओनली एग्जिट पोल विच इज प्रो महागठबंधन एंड इट इज गोइंग अगेंस्ट द विंड्स। तो हो सकता है ये सही हो जाए और बाकी लोग गलत हो जाए, हो सकता है बाकी सब लोग सही हो, यही गलत हो। कई बार देखिए हंसों के बीच में कौवा होता है और कई बार कौवों के बीच में हंस होता है, दोनों में अलग अलग अवधारणाएं हैं। मैं किसी को कौवा नहीं बोल रहा भाई, जो है सो है। हमको पता है ये वाला रील मेरा बहुत वायरल होगा, जो हम महागठबंधन वाला बोले हैं ना, हमारी सरकार बन रही है, ये काट के वायरल कर देंगे। अब है जी, वही है। चलिए, तो ये जो 13 एग्जिट पोल है ये तो आपने देख लिया, लेकिन पंचनामा और भारत लाइव का क्या एग्जिट पोल है ये जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। दीपक, हम चाहेंगे कि आप अब बाबा से सवाल लीजिए, कौन कौन सा विधानसभा है और कैसे कैसे हम लोग टैकल करके इस पे एग्जिट पोल दिखाएंगे। तो देखिए, नमन सर ने तो आपको एग्जिट पोल के बारे में जानकारी दे दिया, लेकिन ये वो नहीं था जो भारत लाइव और पंचनामा देने आया है। ये वो था जो कई लास्ट में मिलेगा, जो लास्ट में मिलेगा, मिठाई लास्ट में। क्योंकि आप चाहते हैं हम रसगुल्ला नहीं रसोगुल्ला खाएं, हाँ। उसके लिए तो भाई इंतजार करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। अब आपको बताते हैं कि अब हमारा शुरू होगा विधानसभा वाइज एक एक सीट को लेकर जो है हम कहीं ना कहीं बाबा से भी और रमन सर से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कौन आगे और पीछे चल रहा है। तो शुरू किया जाए। बिल्कुल। कौन सा मन है आपका विधानसभा? सबसे पहले हम तो चाहेंगे कि हमारे एक और सहयोगी हैं जो रिसर्च करने के लिए बैठे हैं, उनके बारे में भी बता दीजिए एक बार। देखिए, तो राहुल जी
आपको दिखाई दे रहे होंगे। कैसे हैं आप राहुल जी? बिल्कुल अच्छे हैं और पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। देखिए राहुल सेफोलॉजिस्ट है हमारे आज, इनको विशेष रोल दिया गया है, डॉक्टर, कंपाउंडर, विशेषज्ञ, एक और एडिशनल कंपाउंडर, और वो है एनेस्थीसिया एक्सपर्ट। और पीछे देखिए हमारे एक और हैं, वार्डन भी बैठे हुए हैं, वार्डन भी बैठे हुए पीछे। हम लोग का पूरा जो है न्यूज रूम है, साथ साथ इसमें हम लोग हॉस्पिटल भी चलाते हैं। हमारे पॉलिटिकल डॉक्टर है, राजनीतिक मरीजों का खुखार से खुखार राजनीतिक बवासीर होके इलाज करावे भारत ले सकत रहो। चलिए तो इस बार तो इलाज कराना पड़ेगा कई लोगों को, इस बार बहुत लोगों का इलाज कराना पड़ेगा। हमको लगता है क्लिनिक का अपॉइंटमेंट का शेड्यूल अभी तैयारी कर दीजिए। रुझान भी आने शुरू हो गए हैं, एक नंबर पब्लिक कर देंगे सर, जिसपे क्या होगा कि हम लोग बातचीत कर लेंगे कहाँ से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज शुरू करते हैं, वो ज्यादा आसान होगा दर्शकों को समझना, हमारे लिए भी आसान होगा कि 243 सीटों पर सबका नाम और सबकी परिस्थितियां याद नहीं होती, इसलिए नोट मैंने कर रखा है, आपके पास भी है, आपके पास भी नोटेड है। तो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें बाबा का उपयोग थोड़ा ज्यादा है, ऐसे देखिए लगता है कि बाबा का विशेष है कि आए अपना देखे चल दिए, बाबा ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा ज्यादा बाबा का उपयोग है। बाबा हमारे एक्सपर्ट भी हैं सर। और बाबा का ये आखिरी चुनाव है, मतलब पत्रकार के तौर पर, इसके बाद हो सकता है बाबा को आप अलग रोल में देखें। बिल्कुल। एग्जिट पोल की शुरुआत सबसे पहले हम बिहार की राजधानी पटना से करेंगे। हमारे साथ संपादक हैं डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहेगा सर? पटना से शुरुआत करेंगे। हाँ, पटना डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत करेंगे हम। बिल्कुल। पटना डिस्ट्रिक्ट में 14 विधानसभाएं हैं। इन 14 विधानसभाओं में बड़ा मिक्स्ड ओपिनियन रहा है। जहाँ शहरी क्षेत्रों में एनडीए का, खासतौर पर बीजेपी का दबदबा रहता है, कोई लहर रहे बीजेपी ही जीतती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में महागठबंधन का वोट प्रतिशत ज्यादा है, यादवों का दबदबा है। ये वो सीटें हैं जिन पर यादव कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मुट्ठी में धान लेके पूरे खेत में छेक दिया गया है ऐसे। तो यादव मल्टीप्लाई भी किए हैं इन क्षेत्रों में। तो आप जहां बैठे हुए हैं ये भी यादव बहुत क्षेत्र है, लेकिन यहाँ से भी शहरी क्षेत्र होने की वजह से पटना डिस्ट्रिक्ट के जीतता एनडीए है। अब इन पूरे क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या इस बार ये उत्पन्न की गई कि बीजेपी ही हार जाएगी अपनी शहरी सीटें। ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई, ये असंभव है। बीजेपी शहरी सीटों पर नहीं हार सकती है, कोई बहुत तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं है। जो काम नितिन नवीन ने किया है उस काम का उनको रिवार्ड मिल जाता है। और यही कुछ सीटें हैं जहां पर कायस्थ जाति के नेता और उनके वोटर्स अपना वोट प्रैक्टिस कर पाते हैं, अदरवाइज पूरे बिहार में कहीं नहीं है। इनको मुट्ठी में लेकर एक जगह से गिरा दिया गया है, जैसे छीटा गया यादवों को, वैसी कायस्थों को ऐसे एक जगह गिराया गया है। तो एक ही जगह फूले हैं, इतना ही फूले हैं कि बगल में कुमरार की सीट है, वहां से जब काट दिया गया सिन्हा का टिकट, तो उनके पुत्र को नहीं दिया गया या किसी और कायस्थ जाति के लोगों को नहीं दिया गया। प्रोफेसर नंदन का नाम चल रहा था, नहीं देने की वजह से नाराजगी हो गई। और जो वहां से प्रत्याशी, शायद मुझे लगता है कि गुप्ता है ना कोई या कुछ वहां है, जो भी हो, एक वहां से जो प्रत्याशी है, इसी बीच में कोई ऐसा बोल सकता था, लेकिन जो भी हो, उसके चलते वहां पर परिस्थितियां थोड़ी निगेटिव हुई। कायस्थ समाज के लोग, सिद्धेश रमन और बाकी लोग जो लड़े थे कुछ दिन पहले चुनाव, लगता है कि वार्ड वाला, ये लोग एक्टिव हो गए और इन्होंने वहां माहौल बनाने की कोशिश की। इसका फायदा उठाते हुए जनसुराज ने वहां अपना प्रत्याशी दे दिया केसी सिन्हा, जो कायस्थ समाज से आते हैं। तो गोलबंदी दिखी, लेकिन मैं फिर कहता हूँ ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। पटना और जितनी भी शहरी सीटें हैं पूरे देश भर में, एनडीए उन पर भारी रहता है। ओवरऑल बीजेपी की ये सीटें होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहली सीट हम मोकामा से स्टार्ट करते हैं। देखिए मोकामा की सीट को लेकर इस बार बहुत हवा पानी बनाया गया कि मोकामा में अनंत सिंह बुझ जाएंगे। जो हुआ पूरा मामला, मतलब दुलाल चंद यादव गए थे जनसुराज के प्रत्याशी का समर्थन करने, ये बात समझनी होगी। यहाँ लालटेन ही स्कूल बैग और स्कूल बैग लालटेन बनने जा रहा था, और यहाँ तो तय था कि कुछ ना कुछ विवाद होगा ही होगा। ये उम्मीद नहीं थी। ये अनफॉर्चुनेट है कि किसी की हत्या हो जाए चुनाव में, ये गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसी परिपाटी। लेकिन अनंत सिंह भी ये इशारा कर रहे थे कि उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। लेकिन समझना होगा, अगला पिछला जो आप सोच के चले हैं कि यहाँ जीत जाएंगे अनंत सिंह या हार जाएंगे अगला पिछले से, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सामने जो प्रत्याशी है वो भी भूमियार है। भूमियार वर्सेस भूमियार की लड़ाई है। अगर इसमें तीसरा जीत जाता है पीयूष प्रियदर्शी, तब मैं मान सकता था। अगर पीयूष प्रियदर्शी को राजद टिकट देती तो मैं मान लेता कि वो जीत जाते। और यहाँ बहुत बड़ा गलती हुआ है, ब्लंडर हुआ है। इस सीट पर पीयूष प्रियदर्शी को राजद को टिकट देना चाहिए था। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि राजद देगी मुझे टिकट, नहीं दिया। अंतिम समय में प्रशांत किशोर ने राजद के प्रत्याशी को टिकट कैसे दिया? प्रशांत किशोर का अपना प्रत्याशी कहाँ गया? सवाल खड़ा हो गया। प्रशांत जी आप पर आ गया ना लाइन में, हमारा रडार से नहीं बचिएगा।
आपने खेल किया, आप दोनों खेल कर रहे थे, उस खेल में एक आदमी का विकेट भी गिर गया और उस क्षेत्र में जो चाहते थे हुआ भी नहीं। अनंत सिंह जेल से चुनाव जीत रहे हैं, मैं दावे से आपको कह रहा हूँ, जीत रहे हैं। बहुत कोई विकराल परिस्थिति हुई होगी, मोकामा में मैं गया नहीं हूँ, फिर भी मैं लगी से घास काट सकता हूँ। विकराल कुछ परिस्थिति हुई होगी तो अलग बात है। मोकामा में मुझे तो सुरभान सिंह लड़ाई तो अच्छी लड़ा उन्होंने, लेकिन उनको नुकसान हो गया। अगर यादव गोलबंद हुए हैं तो भूमिहार भी गोलबंद हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाबा आप इस पे एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं। और जो परिस्थितियां बनी हैं, जो तैयारियां चल रही हैं, वो तो यही इशारा कर रही हैं कि 1 लाख से जीतने का दावा भी कर रहे हैं और पंडाल भी बनना शुरू हो गया निश्चित रूप से। बाढ़ की सीट पर बाबा ज्ञानंद सिंह ज्ञानू इस बार फिर उनका टिकट कट गया है, जो संभावना बनी हुई थी। पिछले बार भी संभावना बनी कट जाएगा जी, इस बार भी कट गया है, तो क्या इसका नुकसान होता नजर आ रहा है आपको? निश्चित रूप से यहाँ लड़ाई कड़ी हो गई है नमन जी। बाढ़ में ज्ञानंद सिंह ज्ञानू के टिकट कटने के बाद जब सियाराम सिंह को दिया गया, हालांकि वो भी उसी समाज से आते हैं, लेकिन ये भी वहाँ के नामी गिरामी आदमी है, ऐसा नहीं है कि कमजोर हैं, कई बार उनका भी नाम चला जी। लेकिन करमवीर सिंह को इस बार मैदान में उतार करके कहीं ना कहीं राजद ने भी एक बड़ा दाव खेला है। भले ये सीट सत्येंद्र बहादुर कांग्रेस के बड़े मजबूत नेता जी, चुनाव भले ही हार गए, लेकिन लड़ाई बहुत तगड़ी लड़ी थी। बिल्कुल, उनका टिकट काट कर दिया गया है और राजद ने एक शहरी सीट अपने पाले में की, पटना जी, की, बिल्कुल, जो आपका सजेशन तेजस्वी यादव को पिछले चुनाव में था। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा ने कहा था कि तेजस्वी आप शहरी वाली सीटें लेते क्यों नहीं लेते हैं, आप क्यों कांग्रेस को देते हैं? सारी सीटें लेने का इतना हुआ कि बगल में पटना की सीटें उठा ली है। एक ही सीट थोड़े लिए हैं, कई सीट लिए, आगे हम चर्चा करेंगे। सीट उठा लिया बिल्कुल। तो पटना की सीट में, इस सीट पर लड़ाई तो कड़ी है, लेकिन एनडीए एज में है नमन जी, इसमें कोई दो राय नहीं। एनडीए एज में है। बाढ़ से आपको लगता है बाबा कि एनडीए एज में है? जी, मुझे लगता है कि बाढ़ से सही में एनडीए एज में है और ज्ञानंद सिंह ज्ञानू को अंत तक मना लिया गया, उसके भी फायदा कहीं ना कहीं होगा। अगली सीट जो है वो बख्तियारपुर की है। बख्तियारपुर में बाबा महागठबंधन मुझे जीतता नजर आ रहा है। अरुण यादव यहाँ पे वोट प्रतिशत के दम पर जीत जाते हैं, यादवों का दबदबा रहता है इस क्षेत्र में, महागठबंधन का वोट बैंक मजबूत है, मुझे लगता है जीत रहे हैं वो। आपको क्या लगता है? नहीं नमन जी, यहाँ एक बात मैं बता दूं कि यहाँ का परंपरा रही है, अब तक का रिकॉर्ड आप देखेंगे 2005 से लेकर के अब तक, तो यहाँ हमेशा प्रत्याशी उम्मीदवार बदल जाते हैं। जी, उम्मीदवार बदलने के साथ साथ जीत भी बदल जाती है। यहाँ कभी जेडीयू जीतती है तो कभी बीजेपी जीतती है, मतलब एक कभी नीतीश कुमार जीते हैं तो कभी लालू प्रसाद जीते हैं। जी हाँ, पिछली बार आरजेडी जीती थी, इस बार बीजेपी का एज है। पैटर्न के आधार पर बोल रहे हैं। और यहाँ चूंकि उम्मीदवार बदला गया है, यहाँ होता क्या है ना कि चूंकि शहर से सटा हुआ भी है और देहात से जुड़ा हुआ भी है, तो दोनों परिस्थितियां बनती है और हवा जैसा चलता है ना, उसी हवा के हिसाब से घर में महागठबंधन बिल्कुल बिल्कुल नीतीश कुमार का इन्फ्लुएंस यहाँ ज्यादा रहता है, चूंकि नवादा और नालंदा नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? लालटेन जलेगा? नहीं, यहाँ लालटेन नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे तो अरुण कुमार एलजेपी से जीतते हुए दिखाई दे रहा है, भले उम्मीदवार को जैसा समझ लीजिए आप, लेकिन अंतिम समय में जिस तरह से उनके लिए फील्डिंग हुई है एनडीए ने की है, उससे तो साफ लग रहा है कि पटना का जो हवा गया है, उधर से पूर्वा हवा पछिया हवा बहा और पूर्वा हवा नीतीश कुमार का, दोनों मिला करके यहाँ स्थिति बदली है। आज में हम दोनों डिवाइडेड। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि यहाँ से अनिरुद्ध जीत रहे हैं। जी, बढ़ते हैं। अब दीघा की सीट संजीव चौरसिया, और यहाँ दूसरी तरफ कौन है बाबा? निश्चित रूप से नमन जी, यहाँ संजीव चौरसिया के विरुद्ध लेफ्ट के खाते में पहले भी बता नहीं सचिन नहीं नमन जी, इतना आसानी से आप कैसे कह सकते हैं? आप जो देख रहे हैं, लालू प्रसाद यहाँ खुद उतरे हैं, एकमात्र सीट है जहाँ लालू प्रसाद उतरे हैं, ये भी बात सोचिएगा। आपको याद हो 2015 में मैंने ये बात कही थी। बाबा एक सीट और गए दानापुर, नहीं वो गए हैं तो बगल का सीट है, तो उसी रास्ते से जाना ही है तो चले गए। लेकिन तो हम भी बोल रहे हैं, यहाँ बिट्टू सिंह को यहाँ कमजोर नहीं कर सकते हैं आप। बिट्टू सिंह के कारण ही लालू प्रसाद को उतारना पड़ा है। बिट्टू सिंह ने प्रयास किया, बिट्टू सिंह हो सकता है कि एनडीए को ही डैमेज करेंगे, तो उनका वही न्यूज का काटेंगे, लेकिन वो राजद साथ बहुत दिन से जुड़े हुए थे। निश्चित रूप से तो संजीव चौरसिया तो कैडर उनका राजद का ही होगा। संजीव चौरसिया में एक बात थी कि वो नरेंद्र मोदी के रथ पे सवार थे और यही उनमें उनकी कमी रह गई, अपने से उन्होंने मेहनत का एक बड़ा इन्फ्लुएंस जी जी जी। और एक और बड़ी बात है, एनडीए में उनका प्रचार प्रसार करने इस बार शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। परिस्थितियां उनके पक्ष में है, लेकिन लालू प्रसाद, आपको क्या लगता है? एकदम शॉर्ट आंसर, मुझे लगता है कि दीघा से आराम से जीत रहे हैं संजीव चौरसिया, नो कंपटीशन। जीत तो रहे हैं लेकिन आराम से नहीं। ठीक, बांकीपुर नितिन नवीन जीत रहे हैं, इसमें मैं लड़ाई नहीं मानता हूं, मैं चर्चा भी इसकी नहीं करना चाहूंगा, कुछ चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये चर्चा तो कीजिएगा ना कि यहाँ भी राजद ने अपना उम्मीदवार उतारा है सारी क्षेत्र में मानते हुए तेजस्वी यादव ने ये सीट ली है। रेखा गुप्ता ने अच्छा कड़ा टक्कर दिया है, लेकिन लड़ाई नहीं है, माने कोर वोटर को अपनी तरफ लड़ाई ही नहीं है, कोर वोटर को अपनी तरफ खींचा है। बैस जो है कोर वोटर का है, की सीट बच गई है जी, इस सीट को भी गवा देंगे तो एक कहीं रणवीर नंदन ने ये काम कर दिया है, कास्टों को पलटने में, उनकी गोलबंदी करने में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। नंदकिशोर यादव का टिकट कटा, बाबा कुशवाहा को टिकट दिया गया,
उस क्षेत्र से क्या लग रहा है आपको पटना साहिब से? नहीं, वहाँ कुशवाहा की संख्या अच्छी खासी। नमन जी, पिछली बार ये प्रवीण कुशवाहा को आपने देखा था कि अच्छा नंदकिशोर यादव ने वीडियो जारी करके बोला कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल पिछले चुनाव में भी रिजल्ट जो था बड़ा कंफ्यूजिंग था यहाँ का, निश्चित बहुत निश्चित सारे अफवाह उड़े थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इस क्षेत्र से आपको लगता है जीत जाएंगे? निश्चित रूप से इसमें कोई मतलब एनडीए यहाँ से लीड कर रही है। पटना साहिब सीट से आपको बाबा रत्नेश कुशवाहा यहाँ आराम से जीत रहे हैं जी। चलिए। फतुहा सीट से रामानंद यादव जीत रहे हैं चुनाव, इसमें लड़ाई नहीं है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। मुझे लगता है कि अगर सीट पर चिराग पासवान अगर साधु यादव को टिकट, सुभाष यादव के पुत्र को टिकट देते रणधीर को, तो लड़ाई कड़ी होती, तो निश्चित लड़ाई कड़ी होती, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन थोड़ा सा मजेदार लड़ाई हो जाता अगर इस सीट पर प्रत्याशी दिया गया होता। आगे बढ़ते, फतुहा से हम दानापुर की तरफ बढ़ेंगे। रीतलाल यादव थे, अब इस सीट पर रामकृपाल वही यादव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ आशा देवी की जगह पर इस बार रामकृपाल यादव लड़ रहे हैं। रामकृपाल बड़ी आसानी से चुनाव ये जीतते मुझे नजर आ रहे हैं। लड़ाई तो दी, लेकिन रीतलाल यादव को कमजोर शुरू में ही चुनाव के कर दिया गया, और अपने लोगों ने भी किया, परायों ने भी किया। उनकी बेटी ने बहुत मार्मिक वीडियोस जारी किए, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड इस क्षेत्र का सजेस्ट करता है कि इस क्षेत्र की टेंडेंसी ऐसी रही है। और इस सीट पर बीजेपी के भी गढ़ रहा है जी। इस सीट पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक इंटरनल बात बता रहा हूँ कि इस रामकृपाल यादव को लड़ाने का सजेशन जो था वो नीतीश कुमार का था जी। ये सबसे बड़ी बात है। इंटरनली आपको याद होगा कि जब वो नॉमिनेशन करने गए थे, उससे पहले या उसके बाद दोनों समय में जाकर के नीतीश कुमार से मिले थे और उन्होंने उस आशीर्वाद भी लिया था। ये नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक तो था। ये बाबा जीत रहे हैं आराम से जी, निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं। मनेर में हम भाई वीरेंद्र, नाम तो जानते ही ना जी, चलिए आप भी जानते हैं, भाई वीरेंद्र वर्सेस यहाँ पर लोजपा से कौन यादव? जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव देखिए लोजपा से है। जितेंद्र यादव युवा है। जितेंद्र यादव का नाम भले आप ना जानते होंगे, लेकिन मनेर में काम काफी दिन से कर रहे थे। लोग टेंडेंसी ये दिखा रहे हैं कि महागठबंधन यहाँ से आराम से जीत रही है, लेकिन मैं आपको कहूंगा थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए 14 तारीख तक। इस क्षेत्र में जितेंद्र यादव ने अच्छी लड़ाई दी है, बिल्कुल बिल्कुल यादवों को अपने पक्ष में गोलबंद किया है, और चिराग पासवान के पैटर्न का ये हिस्सा था कि वो यादवों को अपने पक्ष में करे। जी, ये पूरे चुनाव की रणनीति का उनके हिस्सा था। तो खैर इस जगह पे क्या लगता है, आप तो भाई वीरेंद्र कहेंगे, मुझे पता जी निश्चित रूप से भाई वीरेंद्र यहाँ एज में जरूर मैं है। कहूंगा कि 60-40 का रेशियो है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। फुलवारी सीट, वो फुलवारी सीट का क्या लगता है आपको? फुलवारी सीट से एक बार मास्टर स्ट्रोक था, ये नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार कराया था। पिछली बार जीते हुए थे, बोले पिछली बार जीते थे यहाँ से श्याम रजक जी। श्याम रजक को हटा दिया राजद ने जी जी। और इस बार लड़ाई किसकी होगा? निश्चित रूप से श्याम रजक के विरुद्ध गोपाल रविदास जो कि वहां जीते हुए हैं वो हैं। और श्याम रजक का सबसे बड़ी बात, श्याम रजक को उतारने के पीछे नीतीश कुमार की जो रणनीति रही है, वो रणनीति उनके पास सिंपैथी भी है। बहुत मुश्किल में रहे हैं, उनकी पत्नी का देहांत हुआ, और इस क्षेत्र के बड़े नेता रहे हैं। सुबह 7 बजे से उनका दरबार खुल जाता है और रात के 12 बजे तक श्याम रजक मौजूद रहते हैं। बिल्कुल, जहाँ एक तरफ गोपाल रविदास लोगों से मिलते नहीं है, वहाँ श्याम रजक आज भी विधायक नहीं रहते हुए भी फुलवारी के लिए समर्पित रहे। को पुराना गौरव उनका वापस मिलता है। फुलवारी से वो जीतते मुझे नजर आ रहे हैं बड़ी आसानी से। अब बाबा मसौढ़ी की सीट पे हम बात करेंगे। मसौढ़ी की सीट पर क्या लगता है बाबा? मसौढ़ी में पासा पलट रहा है। मसौढ़ी में राजद जीती हुई थी, लेकिन इस बार वहाँ से मसौढ़ी में चेंज किया गया है और यहाँ अरुण माझी जो हैं यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। ये सीट जो है जदयू की, इस बार जो उलट पुलट हुआ है नमन जी, वो काफी सीटें इधर उधर होने वाली हैं। माझी को फुलवारी से भेज दिया गया मसौढ़ी। जी, मसौढ़ी भेजा गया है और वो आराम से जीत रहे हैं। चलिए बाबा किधर जीत रहे हैं? मुझे लगता है कि मसौढ़ी महागठबंधन के पास जाएगी। पालीगंज का क्या लग रहा है बाबा? देखिए, पालीगंज की लड़ाई निश्चित रूप से यहाँ की लड़ाई बहुत कड़ी हो गई है। खूब प्यार लुटाया है चिराग पासवान ने। आप सिंपल सी बात समझिए ना कि जिस तरीके से उनको सुनील यादव को, कई ऐसी सीटें हैं जो आपको याद होगा कि जो एनडीए के बड़े नेता हैं वो अपने उम्मीदवारों पर माला पहना रहे थे। उसी तरह से आप देखे कि तेजस्वी यादव माला पहना रहे थे, लेकिन सुनील भाई यादव को ओरिजिनल माला पहनाया गया है, क्योंकि एक तरफ यादव और दूसरी तरफ उनके साथ एनडीए का वोट का, ये नहीं कह सकते हैं कि संदीप सौरभ जो है वो कमजोर प्रत्याशी हैं, लेकिन उनको कड़ी टक्कर दिए हैं सुनील यादव। और सुनील यादव तैयारी अरवल से कर रहे थे, पालीगंज से लड़ना पड़ा। सुनील यादव को बस यही एक कमजोरी है। सुनील यादव उन प्रत्याशियों में से थे जिन्होंने शाहाबाद से लेकर सारण तक हर जगह गाड़ियों से और उनके समर्थकों से, गया से लेकर जमुई तक भीड़ भर दी थी। तो ऐसे में उनके पास यादव का बड़ा वोट बैंक है। और ये ऐसे व्यक्ति है सुनील यादव जो लालू यादव को चिराग की तरफ से चुनौती दे सकते हैं। जी बिल्कुल, इसलिए उन पर दाव लगाया गया, लेकिन सीट गलत चुन दी गई है। यहीं पे थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहे हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि हालांकि एक टफ कंपटीशन है, और मैं कहूंगा 60 टुवर्ड्स महागठबंधन, 40 टुवर्ड्स एनडीए। बिल्कुल, इसमें कोई आखिरी सीट विक्रम की सीट है। सिद्धार्थ सौरभ को उठाकर
उन्होंने समर्थन कर दिया एनडीए का हाल ही में, बीच में जो साल पहले खेल हुआ था, और उसकी वजह से वो आईएनसी की बजाय अब भारतीय जनता पार्टी की वजह से बीच में चर्चा चली कि उनको लोकसभा के चुनाव लड़ाया जाएगा, नहीं मिला। फिर विधानसभा में संशय उत्पन्न हुआ, लेकिन भाजपा ने अपनी ईमानदारी दिखाई और उनको टिकट दे दिया। इस क्षेत्र में अब क्या लगता है बाबा आपको, यहाँ से क्या होगा? देखिए नमन जी, अनिल सिंह को यहाँ से मैदान में उतारा गया है, और अनिल छोटे मोटे नेता नहीं है, उस क्षेत्र के काफी माने हुए नेता हैं और उन्होंने उस क्षेत्र में काम किया है। आप कभी भी चले जाइए तो एक तरफ जहाँ सिद्धार्थ सौरभ की बात जो हम कर रहे हैं, ये तो लोगों के की मदद करते ही हैं, लेकिन उनसे कई गुना मदद जो है अनिल सिंह करते हैं जी। निश्चित रूप से इनका दबदबा तो है, लेकिन अनिल सिंह कड़ा टक्कर दे रहे हैं, और समाज सेवा बस समीकरण बिल्कुल इस कड़ी टक्कर में कहीं ना कहीं इसको 49-51 का रेशियो हम एक समस्या और है कि पिछली बार सिद्धार्थ सौरभ आए थे तो वो आए थे कांग्रेस के लहर पर, महागठबंधन के लहर पर सवाल। इस बार क्या होगा ये देखना होगा। लोगों की नाराजगी भी होगी। 2 बार से जीत रहे हैं जी, 2 बार से जीते और 20 में जीते जी। तो देखना होगा कि आखिर यहाँ क्या होता है। मुझे लगता है कि शायद सिद्धार्थ सौरभ का मैनेजमेंट भारी पड़ जाए, लेकिन अगेन इट्स अ क्लियर इंडिकेशन की लड़ाई बहुत टफ है। 51-49 का मैंने बताया, 41-49 है, काफी कड़ी लड़ाई। आई थिंक मैं आई विल गो विद सिद्धार्थ सौरभ जी। अब क्या लगता है, आप अनिल सिंह पे जा रहे हैं? नहीं, अनिल सिंह पर कड़ा टक्कर दे रहे हैं, लेकिन चूंकि एनडीए से है तो आप समझ ही सकते हैं कि एनडीए का तो ऐसे ही है। इस बार हवा चल रही है 10 हजरिया बाबा का जो ना हो प्रताप। तो इति श्री रेवा खंडे पाटलिपुत्रा अध्याय समाप्त। तो बहुत देर नहीं करते हुए अगले जिले की तरफ जो है वो हम बढ़ेंगे। तो उत्तम, कौन सा जिला है जो इस बार हम लोगों को रखना चाहिए, जो दर्शक इंतजार कर रहे हैं? भोजपुर रखते हैं। भोजपुर रखते हैं। तो देखिए उत्तम ने भोजपुर कह दिया है। अब देखिए अगर राजनीतिक तौर पे बात करें तो भोजपुर में टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। अब बाबा और नमन सर से जानेंगे कि 7 सीटों पे क्या दबदबा रहा है, पहले क्या हुआ था और इस बार क्या जो है माहौल दिख रहा है। तो चलिए बाबा, तो सबसे पहला सवाल, 7 विधानसभा सीट है बाबा, जिसमें दिखाई दे रहा है पहले 3 बीजेपी और जिस तरीके से उसके बाद दिखाई दे रहा महागठबंधन 4। इस बार क्या माहौल लग रहा है बाबा? देखिए इस बार माहौल जो है अब देखिए रहे हैं, जिस तरह से वोट का प्रतिशत बढ़ रहा है और नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपना काम किया है उसको लेकर के कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की तरफ तेज है। लेकिन जो यहाँ की स्थिति है 7 सीटों में 3-4 का रेशियो है, जैसा कि आपने बताया भी। हम बात संदेश से करेंगे, और संदेश चूंकि नमन जी इस क्षेत्र में घूमे भी हैं। संदेश में अरुण यादव की पत्नी चुनाव लड़ी थी, पिछली बार जीत करके भी आई थी, और उनके विरुद्ध जेडीयू ने उतारा था विजेंद्र यादव को। इस बार दोनों तरफ से उम्मीदवार चेंज किए गए हैं। राधाचरण शाह जेडीयू से लड़ रहे हैं, तो दीपू राणावत जो है वो उनके पुत्र हैं अरुण यादव के, वो इस बार मैदान में उतारे गए हैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। जनसुराज भी अपनी किस्मत आजमा रही है। नमन जी से हम जानना चाहेंगे, नमन जी आप क्या समझ रहे हैं, इसमें क्या होगा इस बार? देखिए जो परिवार है अरुण यादव का, उसी परिवार में दबदबा रहा है इस क्षेत्र में। विजेंद्र यादव भी डिस्टेंट रिलेटिव ही हैं, जदयू उन पर दाव लगाती नीतीश कुमार के साथ हैं, वो भी भाई ही हैं उनके। इस क्षेत्र में पिछली बार ये संभावना जताई गई थी कि उनकी माता, उनकी जो उसमें प्रत्याशी दीपू राणावत माफ कीजिएगा, उनकी माता जी चुनाव लड़ी थी, तो हार सकती है इस बार। इसलिए इस बार उन्हीं को उतारा गया है और भविष्य भी देखा गया है। जो तेजस्वी यादव कई लोगों का टिकट काटने वाले थे पुराने लोगों का, उसमें से एक ये भी नाम था। खैर इस क्षेत्र में आपको पता है कि उनका किला लगातार भाजपा चमकाती रही, दिखाती रही। प्रभाव क्या है, बालू का क्षेत्र में कारोबार क्या है, वो सब जानते हैं अच्छे से। इस क्षेत्र में यादवों की जनसंख्या बड़ी है। यहाँ के लिए लालू यादव अरुण यादव ही हैं, और यहाँ के लिए तेजस्वी यादव राणा दीपू ही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस सीट पे बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं है। महागठबंधन यहाँ से आसानी से जीत सकता है। बड़ा की बात करें तो बड़ा राघवेंद्र प्रताप सिंह को एक बार फिर से उन पर बड़ा पिछली बार भी जीती थी बीजेपी जी, भरोसा किया गया। सूरज यादव का टिकट कट गया पूरे शाहाबाद में बाबा, मतलब अगर मैं कैमूर बक्सर सब चालू तो ये 3 ही सीटें हैं जी। बड़हरा, तरारी और एक और कौन? आरा बड़हरा तरारी, ये 3 सीटें ही जीती हुई हैं जी, और वो भी उपचुनाव में जीते थे तरारी। तो 2 ही सीटें थी, 22 सीटों में 2 ही सीटें जीती हुई थी, 20 हारी हुई थी। तो और उसमें मजेदार बात यह है कि भोजपुर से ही ये 3 सीटें आती हैं। बिल्कुल 22 सीटों में, मतलब बक्सर साफ जी, सासाराम साफ, कैमूर साफ, रोहतास साफ जी, ये साफ थे। तो भाजपा एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ कहीं भी अगर थोड़ी राहत थी तो भोजपुर में थी, और भोजपुर इस बार और बम्पर देने जा रहा है जी। जिस बड़हरा सीट की बात बाबा कर रहे हैं, ये इस बार फिर से राजपूतों ने नाक पर ले लिया है और इस सीट को जिताकर भेजेंगे। बाकी समीकरण बाबा बताएंगे।
राघवेंद्र प्रताप सिंह का मैंने बताया है कि उनको इस बार फिर से रिटेन किया गया, हालांकि उम्र के हिसाब से उनका टिकट कटने के सवाल थे, लेकिन राजद ने अपना उम्मीदवार बदल करके यहाँ बड़ा गेम खेला है, क्योंकि उनको यादवों का वोट, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि यादवों की संख्या यहाँ अच्छी खासी है, तो यहाँ एक पासवान को दे करके और एक अच्छा खासा जो है जी समीकरण बैठाने की कोशिश की गई है। बात हम बड़हरा के बाद आरा की करेंगे। यहाँ अमरेंद्र प्रताप सिंह पिछली बार लड़े थे, उनका भी उम्र हो गया था, टिकट कटना था उनका, कट भी गया है। यहाँ से संजय सिंह टाइगर को दिया गया है, काफी वहाँ के राजपूत नेताओं में प्रचलित नेता है, युवा है, इनको दिया गया है। तो वहीं कयूमुद्दीन अंसारी को दे करके कहीं ना कहीं मुसलमानों की बड़ी जनसंख्या, मुसलमानों की जनसंख्या सीपीआई जीते भी हैं निश्चित रूप से 2015 में जीत करके आए थे, 2020 में पासा पलटा था, एक बार फिर से कयूमुद्दीन अंसारी को देकर के सीपीआई को भी खुश किया गया है और मुसलमानों को भी खुश किया गया है। आरा, अगियाव और तरारी तीनों सीपीआई को ही दिया गया है। तो अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। अगियाव रिजर्व सीट है, यहाँ भी उपचुनाव हुआ। तो आप आरा से किसको जीते देख रहे हैं? आरा से तो निश्चित रूप से इस बार संजय टाइगर का एनडीए। तो बरहरा एनडीए, आरा एनडीए, अब अगियाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगियाव की स्थिति अगर बताएं तो शिव प्रकाश रंजन यहाँ से उपचुनाव जीत करके आए थे। जैसा कि आपको पता भी होगा कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। प्रभुनाथ प्रसाद को यहाँ जेडीयू ने दिया था। इस बार महेश पासवान बीजेपी से उतारे गए हैं, जेडीयू ने बीजेपी को पास कर दिया है और शिव प्रकाश रंजन इस बार सीपीआई से है। तो यहाँ की स्थिति भी है कि शिव प्रकाश रंजन जीत करके आए, तो नया समीकरण बैठा करके भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है रजिस्टर्ड सीट अपने। ये एक ऐसी सीट है जो पिछड़ों की सीट है, ये रिजर्व सीट है और इस सीट पर चिराग पासवान का समीकरण काम आएगा। चिराग पासवान की रैली काम आएगी और यहाँ से मुझे लगता है एनडीए एक सीट और बढ़ा रहा है अपनी। तरारी उपचुनाव में जीते थे, यहाँ मुझे कोई बहुत लड़ाई नजर नहीं आ रही है। बहुत हाल ही में उपचुनाव हुआ था और वो पूरा परिवार, मतलब सुनील पांडे, तरारी और जो ब्रह्मपुर है, इन दोनों के बीच में एक पाँव यहाँ एक पाँव वहाँ जरा उनका रहता था। तो दोनों सीटों में बहुत मेहनत की गई। यहाँ समीकरण भी साथ देता है, ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है, सवर्णों की संख्या ज़्यादा है, तो ये सीट तरारी आराम से जीत रही है वापस एनडीए। ये भी एक सीट कंफर्म है। जगदीशपुर की सीट, एक और गढ़ जो राजपूतों का है, वहाँ किला इस बार मेरे हिसाब से ध्वस्त होता नजर आ रहा है। लड़ाई बहुत तगड़ी हो गई है, बहुत पूर्व लोग, नए लोग सब लड़ रहे हैं आपस में। नमन जी, यहाँ पर राम विष्णु सिंह जीत करके आए थे आरजेडी से और श्री भगवान सिंह कुशवाहा उस समय एलजेपी से थे। इस बार एलजेपी से नहीं बल्कि जेडीयू से श्री भगवान सिंह कुशवाहा है। आप तो उनको एमएलसी आप मुझे लगता है कि चाहिए जानते हैं कि ये समीकरण के तहत ही भेजा गया है भगवान कुशवाहा को एक इजी विक्ट्री के लिए, निश्चित रूप से। और यहाँ से आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार बदला है, कुणाल किशोर को मैदान में उतारा है, लेकिन श्री भगवान कुशवाहा एज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका पीछे कारण है कि आरके सिंह वगैरह जो बातें कर रहे थे लास्ट में आकर के थोड़ा सॉफ्ट हो गए थे और उनको लगा था कि नहीं हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, मतलब चीजों को बदला क्षेत्र में जो समस्याएं थी एनडीए में, जो पूर्व मंत्री उसमें कितना लगता है आप सफल हुए हैं? मतलब बहुत हद तक सफल हुए हैं। एनडीए सफल हो गई है बहुत हद तक। तो अगर एनडीए सफल हो गई तो ये सीट एनडीए निकाल रही है निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं तो है। मतलब अब संदेश को छोड़कर बाकी सारी सीटें हमने अब तक जितनी बताई हैं ये सब निकाल रही है आसानी से एनडीए। अभी तो बड़ा अब आखिरी सीट शाहपुर सीट, जहां महागठबंधन का गढ़ है, जिसे कहा जा सकता है किला है। किसका किला है? रामानंद तिवारी का, शिवानंद तिवारी का, राहुल तिवारी का। चुनौती कौन दे रहा है? विश्वेश्वर ओझा का परिवार, एकजुट परिवार। अब भुवर ओझा, विश्वेश्वर ओझा एक हो चुके हैं। बिल्कुल। विश्वेश्वर ओझा के पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा ने उनको टिकट दिया है। सबसे कम उम्र के प्रत्याशियों में इनका भी नाम आएगा और इस क्षेत्र में मैंने तो इंटरव्यू भी लिया है, आपने देखा भी है इस क्षेत्र की जो तस्वीर है। यहाँ से पिछली बार की एंटी इनकम्बेंसियां और इस बार का समीकरण, चूंकि परिवार डिवाइडेड था पिछले चुनाव में और जितना वोट भुवर ओझा काट कर लाए थे उतना ही वोट से हार जीत हुई है। बिल्कुल। तो अब परिवार एकजुट है, ब्राह्मण भूमिहार एकजुट हैं, कुशवाहा वोट दे रहे हैं, पासवान वोट दे रहे हैं, पिछड़े वोट दे रहे हैं, यादव और छोटी सी जनसंख्या जो मुसलमानों की है ये गोलबंद हो रही है एक तरफ और राहुल तिवारी के लिए। लेकिन चूंकि ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण है तो बहुत खेल यहाँ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सर, विधायक के खिलाफ जो नाराजगी है जो वो देखने को मिल रही। अब जवनिया गांव जो डूब गया उस पर तो चर्चा होगी ना। जवनिया एक बड़ा फैक्टर बना हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ एक फैक्टर ये भी बना हुआ है कि 2015 से ये सीट जो है छीन करके गई थी भाजपा से और भाजपा ने नीतीश कुमार को इस बार समझाया है और नीतीश कुमार के मैंने कॉन्सेंट से ही ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी और विश्वेश्वर ओझा के परिवार को दिया गया है। क्योंकि मुझे याद आ रहा है नमन जी, आपको भी याद होगा, एक लाइव हम लोगों ने चलाया था जब नीतीश कुमार गए थे घूमने के लिए, तो वहां जाकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर जो प्रहार हुए थे, उनके काफिले पर हमला हुआ था, आपने वो भी याद होगा आपको। भोजपुर में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कमजोर पड़ते रहे। तो अब स्थिति ये है कि शाहपुर की सीट भी
एनडीए निकाल रहे एनडीए के तो माध्यम से- 7 सीटों में संदेश छोड़ दिया जाए तो 6 सीटें जो हैं बरहरा, आरा, अगियाव, तरारी, जगदीशपुर, शाहपुर, ये सब एनडीए जीत रही है आसानी से। निश्चित रूप से इसके बगल में बक्सर भी हम जेडीयू का भी हैं। खाता खुलता नजर आ रहा है जगदीशपुर में। जी बीजेपी तो खैर व्हाइट वॉश करती नजर आ रही है। चलिए, तो ये तो क्या लगभग समाप्त है। तो क्या जी पटना वालों ने तो देख लिया कि 14 विधानसभा सीटों में क्या हो रहा है, भोजपुर वाले ने भी देख लिया। तो चलिए अब चलते हैं बक्सर जिला में और जानते हैं कि बक्सर में इस बार क्या जो माहौल है वो है। आपको बता दें कि बक्सर में टोटल जो है वो 4 विधानसभा सीट है। नमन सर, बाबा दोनों मौजूद हैं हमारे साथ। अब इनसे हम जानना चाहेंगे बक्सर का, क्योंकि अब बक्सर के बारे में बताएं आपको तो टोटल 4 सीट जो है वो महागठबंधन के पास है। तो क्या माहौल लग रहा है बाबा इस ऐसा बार? रहेगा नहीं अब। लेकिन अब ऐसा रहने वाली स्थिति नहीं नजर आ रही है। आपने बिल्कुल कहा कि 4 सीटें जो है वो चिराग पासवान और मोदी दोनों की नजर इस बार शाहाबाद पर थी। बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा मेरा विश्लेषण जो मैंने किया था, याद होगा आप ही लोगों में से कोई था मेरे साथ। मैंने कहा था कि 22 में 20 अब की नीतीश। जिस दिन चिराग पासवान ने आरा में सभा की थी, परिवर्तन यात्रा, और भयंकर भीड़, और उस परिवर्तन नवनिर्माण परिवर्तन और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसके बाद ही ये बात क्लियर हो गई थी। नमन जी, आपको याद होगा कि हमने कहा था कि हारी हुई सीटें सही, लेकिन साहबाद में इस बार चिराग पासवान जो है। तो बाबा तेजी से बाबा मैं बताना शुरू कर देता हूँ। ब्रह्मपुर सीट पर एकमात्र थोड़ा सा लड़ाई मुझे लगता है कि कठिन है एनडीए के लिए। उसमें भी जो अंतिम मुझे खबरें प्राप्त हुई हैं, आप वेरीफाई कीजिएगा इसको। ब्रह्मपुर सीट पर हुलास पांडे को ब्राह्मणों का वोट चाहिए था। ब्राह्मण थोड़ा दाएं बाएं कर रहे थे, लेकिन अंतिम समय में खबर आई कि शाहपुर और ब्रह्मपुर के बीच में जो दोस्ती हुई है, जो समझौता हुआ है, इसकी वजह से शाहपुर और ब्रह्मपुर दोनों जीत सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ना ब्रह्मपुर सीट पर अभी मतलब 70% ही बीजेपी को मतलब एनडीए को दे रहा हूँ, लोजपा की सीट है ये, और 30% में दे रहा हूँ अभी भी जो आरजेडी है यहाँ पर, आरजेडी। एक तरफ भाई भाई एक हुए हैं शाहपुर में जी, जिसका इम्पैक्ट आपको पता ही है कि पड़ रहा है शाहपुर में। तो वहीं आपको बता दें कि बेटा को छोड़ करके भाई के लिए यदि प्रचार भाई करता हो तो निश्चित रूप से उसके भी कुछ असर जरूर होते होंगे। आपको बता दूं मैं ब्रह्मपुर में आपने देखा होगा हुलास पांडे के प्रचार में सुनील पांडे जिस तरह से दिन रात एक किए हुए हैं, ये देख करके भी लगता है चिराग पासवान भी पूरा मेहनत, चिराग पासवान ने भी मेहनत किया। और सबसे बड़ी बात है कि हुलास पांडे ने वहां के लोगों को एक कॉन्फिडेंस दिया है। ये कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी बात ये हुई है कि यहाँ से शंभू यादव जो है आरजेडी के उम्मीदवार, उनको लेकर के कई उनके वीडियो भी वायरल हुए हैं जो लोगों को डराने और धमकाने का, और एक खूब झगड़ा आरजेडी के यादव वोटर ही यहाँ पर थोड़ा सा गेम कर सकते हैं। बिल्कुल, अदरवाइज बहुत वोट आरजेडी का है नहीं, इस जाति को छोड़ दिया जाए तो। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है? 70%, आपको लगता है 70%? निश्चित। आप इसे किधर दे रहे हैं? मैं तो इसको 90% मानता हूँ। 90, चलिए, मतलब आप इसे एनडीए मान रहे हैं। अब बक्सर की सीट में तेजी से बता देता हूँ। मुन्ना तिवारी के खिलाफ 2 बार का एंटी इनकमेंसी है। जो उस क्षेत्र में बक्सर में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिलाध्यक्ष तथागत हर्षवर्धन, वो जनसुराज में आ गए हैं साल भर से, वो नाराज थे, तो उनका कांग्रेस का सारा वोट तोड़ने का लगभग जिम्मेवारी उनका है। महागठबंधन को डेंट लगाना उनका है। वो भी ब्राह्मण समाज से ही और टिकटार्थी थे। के तिवारी के पुत्र हैं, उस क्षेत्र के सांसद रहा करते थे। के तिवारी एक बड़ा नाम थे। अब वो पूरी तरह से प्रशांत किशोर के साथ है। एक और चेहरा यहाँ आनंद मिश्रा का, बीजेपी ने आनंद मिश्रा को यहाँ भेज दिया, तो 3 ब्राह्मणों की यहाँ टिकट लड़ाई हो गई है। मुन्ना तिवारी के खिलाफ एंटी इनकमेंसी है, मुन्ना तिवारी के खिलाफ तथागत हर्षवर्धन है, मुन्ना तिवारी के खिलाफ वर्तमान जो अभी कुछ दिन पहले हटाए गए हैं मनोज पांडे, वो भी जिलाध्यक्ष, वो भी ब्राह्मण। तो मुन्ना तिवारी को ब्राह्मण इसमें वोट कर दे ऐसा लगता नहीं है। अब बिना ब्राह्मण के बिन हरि कृपा तीर्ण नहीं डोला, और यहाँ संभव नहीं है। यहाँ से बिना ब्राह्मणों का आशीर्वाद के कोई पास नहीं कर सकता है। अश्विनी चौबे को हटाया गया, ये सीट लूज कर दी गई लोकसभा में, और लाया गया बाहर से दूसरे ब्राह्मण को, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और अब इस क्षेत्र में यहीं का एक प्रत्याशी दिया गया है। भ्रम फैलाने की कोशिश की कि आनंद मिश्रा यहाँ के नहीं है, लेकिन आनंद मिश्रा यहीं के हैं। और उनके खिलाफ एक ही चीज आ रही थी कि मनोज मिश्रा, डॉक्टर मनोज जो गेस्ट्रो वाले हैं, वो भी अपनी टिकट की दावेदारी थी उनकी यहाँ, तो उनके आशीर्वाद मिल जाने से आनंद मिश्रा का यहाँ लगभग जीतना तय है। ये सीट एनडीए को जा रही है। अब डुमराव की बात करते हैं। डुमराव में सीपीआईएमएल वर्सेस जेडीयू है। यहाँ पर कई और फैक्टर्स भी हैं, वो बेहतर आप समझेगा। यहाँ शिवांग विजय सिंह जनसुराज से हैं, और साथ साथ ददन पहलवान इस बार फिर से पूरे
हर बार मजबूती की के तरह साथ इस बार भी। हाथी पर चढ़ गए हैं। जी। तो निश्चित रूप से बीएसपी भी यहाँ एक असर पैदा कर रही है, और ददन पहलवान को माइनस करके आप नहीं चल सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ बिल्कुल। उनका एक अच्छा एक वोट तो प्रभाव बड़ा है। काटेंगे, हालांकि पिछली बार बहुत असर नहीं था उनका। जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो अजीत कुशवाहा का वोट काट रहे हैं ना। जी। समस्या तो ये है कि अजीत ओबीसी का वोट काट रहे हैं। अजीत कुशवाहा जी के वोट में डेंट, तो जी। इसका मतलब यहाँ से एनडीए भगवा पे निश्चित रूप से दुमराव से भी कमल खिलता नजर आ। चलिए, राजपुर एक सीट है बाबा, ये रिजर्व सीट है। राजपुर सीट पर कांग्रेस और जेडीयू के बीच में लड़ाई है। कांग्रेस ट्रेडिशनली जीतती आई थी ये सीट, इस बार क्या लगता है वो आपको? इस बार संतोष सिंह एज में है। संतोष सिंह वहाँ के मजबूत नेताओं में से गिने जाते हैं, और पिछली बार भले ही हार गए, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा 2015 में जीत कर। तो आपको क्या लगता है, आप यहाँ से दे रहे हैं इस सीट को एनडीए को? एनडीए को इसलिए मैं दे रहा हूँ, यहाँ से विधायक नहीं मंत्री का चुनाव होना है। मुझे लगता है कांग्रेस ये सीट जीत जाएगी, क्योंकि देखिए बक्सर वाली सीट हारेगी तो वो एक जाएगा मामला। मतलब जो एक पिछली सीट है, अगली सीट हारेगी तो पिछली सीट की तरफ फोकस होता है। जनरली आसपास अगर सीटें होती तो मैंने देखा ये पैटर्न, खैर उस पैटर्न के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ये भी एक ऐसी सीट है बाबा के हिसाब से यहाँ क्लीन सीट है, यहाँ बक्सर की चारों सीट जीत रही है। और खास करके इसमें आप 90% लोग ऐसे हैं नमन जी, जो अगर जीत करके जाते हैं तो उनको एक बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। क्षेत्र के लोग भी समझ रहे हैं कि विधायक नहीं, एक बड़ा पद वाला प्राप्त करने वाला व्यक्ति जीत करके आ रहा है। तो इसको लेकर के भी काफी संतोष सिंह पहले भी मंत्री रह चुके हैं, तो इसलिए यहाँ भी लग रहा है। बक्सर का भी इति श्री रेवा खंडे बक्सरो अध्यायो समाप्त। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? तीनों को देखिएगा। अरे नहीं, अभी तो और भी खेल बचा हुआ है। अभी तो हम आपको 3 ही जिला का जानकारी दिए हैं। बाबा और नमन सर और उत्तम हमारे साथ मौजूद है। पटना, भोजपुर और बक्सर देखे हैं आप। तो देखिए, बहुत देर नहीं करते हुए अब हम कैमूर जिला की जो 4 विधानसभा सीटें हैं उसकी जो है विश्लेषण करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ से महागठबंधन की जो हमेशा से दबदबा रही है, लेकिन इस बार क्या होगा? बाबा क्या लगता है, इस बार का क्या माहौल है वहां पर? देखिए, ये जो 4 सीटें हैं, 4 सीटों में बड़ा ट्विस्ट हुआ है। सबसे पहले अगर रामगढ़ की हम बात करें तो रामगढ़ में जीत हुई थी आरजेडी की, सुधाकर सिंह जीते थे। लेकिन बीच में 2024 में लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हो गई थी, उपचुनाव हुआ था, और यहाँ झटका महागठबंधन को एनडीए ने दे दिया था। सुधाकर सिंह के भाई खड़ा हुए थे अजीत सिंह, और उनको अशोक सिंह ने हराया था। इस बार दोनों के बीच में आमने सामने की टक्कर है, और इस सीट पर हम चाहेंगे कि नमन जी, या राजपूतों का एक अच्छा दबदबा है, और राजपूत वर्सेस राजपूत का है। ठीक है, राजपूत वर्सेस राजपूत है, वो हुआ था एक जमाना जी। अब जो रामगढ़ की सीट है, सुधाकर सिंह वहाँ सांसद हो चुके हैं, उनके भाई वहाँ उपचुनाव में चुनाव लड़ने गए, हार गए। इस क्षेत्र में बीएसपी का प्रभाव है, यहाँ राजद है नहीं कहीं। सुधाकर सिंह किन परिस्थितियों में जीते हैं वो अच्छे से आप भी जानते हैं। बिल्कुल। और पिछली बार भी मार्जिन बहुत कम, विधायक वाला जो था जीत वो कैसे हुई थी उनकी वो भी जानते हैं जी। मैं परिस्थितियों का विधायक और सांसद उनको कह सकता हूँ जी। इस क्षेत्र में फिर से एक बार कमली खिलने वाला है। इस क्षेत्र में जो बसपा है वो निर्धारित वोट काट रही है फिर से, और वो बहुत प्रभावी मोड में है, और इस क्षेत्र से आराम से एनडीए एक सीट जो रामगढ़ वाली है फिर से रिपीट कर रहा है। अब हम बात करेंगे मोहनिया की। मोहनिया की बात करेंगे तो संगीता कुमारी का नाम आपको याद आएगा। ये कहाँ की थी? आरजेडी की जी। क्या थी? जीती हुई विधायक। आए किस तरफ? एनडीए की तरफ। सपोर्ट किया तो लोगों ने कहा टिकट नहीं मिलेगा, भाजपा ने तुरंत पद दिया और तुरंत टिकट भी दिया। मजेदार बात यह है कि इस क्षेत्र में आपने कहा महागण दबदबा है, इस बार ये बात नहीं बोल पाएगा रिजल्ट के बाद। क्यों? क्योंकि संगीता कुमारी जहां बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने आई हैं, वही जो यहाँ पर पिछली बार श्वेता सुमन इस बार टिकट दिया गया था, उनका नामांकन नहीं हुआ, कैंसिल हो गया, और उनकी जगह पर इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी हैं उनको समर्थन रातों रात देने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने। अब नाम मैं भूल रहा हूँ, पूर्व वहाँ सांसद रहे हैं या विधायक रहे, उनके पुत्र हैं, वो भी एनडीए में थे। तो कैसे रातों रात ये शिफ्ट होगा, यह संभव लगता है। संगीता कुमारी यहाँ से जीत रही है, एक और सीट आरजेडी गंवा रही है। इस सीट पर मार्जिन जो भी हो, ये सीट एनडीए के पास आ रही है। तो रामगढ़ और मोहनिया दोनों 16 फील्ड में रामगढ़ सुने थे आप? हाँ बिल्कुल। उस रामगढ़ जिस तरह से वहां खेल कर रहा था ना, यहाँ भी खेल कर रहा है। चारों सीट पर खेल हो रहा है। पहले सीट पर खेल हुआ रामगढ़, जिसमें उपचुनाव में आरजेडी से छीन गया, बीजेपी को गया। दूसरी सीट मोहनिया ऑटोमेटिक वहां से विधायक ही भाग गया, और तीसरा भभुआ, यहाँ भी खेल हुआ। भरत बिन जीते हुए विधायक अब जेडीयू की तरफ से यहाँ पे मैदान में, बीजेपी की तरफ से। जेडीयू में जाने वाले थे, लेकिन बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया। बीजेपी की तरफ चले गए। जी। बीजेपी में चले गए हैं, और क्या लड़ाई है वो? यहाँ भरत बिंद बनाम वीरेंद्र कुशवाहा की लड़ाई है। आरजेडी वीरेंद्र कुशवाहा को उतारी है। कुशवाहा समाज को इस बार अपने पक्ष में करने का 2024 में मजा चख लिया है, तो उसकी तैयारी
तैयारी निश्चित रूप से किया जा रहा है, लेकिन यहाँ की लड़ाई जो है निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में जा रही है, यानी जो दबदबा की बात थी वो समाप्त होती नजर आ रही है। मुझे लगता है यहाँ पे 50-60 का रेशियो निश्चित रूप से 50 एनडीए की तरफ जी। अब चैनपुर की सीट, यहाँ फंस गए गुलफाम, यहाँ भी खेल हुआ, यहाँ भी खेल हुआ, लेकिन फंस गए गुलफाम जी। बीएसपी के मैदान पर खेल कर सेंचुरी मारा मोहम्मद जमा खान ने और चले गए जदयू के ओटन लगे कपास जी। अब ये नहीं चलेगा। एक तो आप मुसलमान, दूसरा आपका बयान, तीसरा आपका शमशीर में जंग लगा हुआ मयान जी। ये काम नहीं करेगा। हाथी का शिकार करना है जी जी। और आप अब हाथी पे सवार नहीं, पैरों के नीचे आना तय। बिल्कुल। जमा खान का कुंडली यहाँ लिखा गया, बिल्कुल। उनके पूर्वज कौन थे ये समझ में आ जाएगा इस चुनाव में। निश्चित रूप यहाँ से के लोग तय कर देंगे, वो खुद बोलते हैं कि उनके पूर्वज कौन थे। इस बार जनता बता देगी कौन थे। इस सीट पर पेच फंस गया है मलाह और जो राजद के जो वोटर हैं, यहाँ 80 जनसंख्या है, कोशिश पूरा करेगी जदयू, ब्रजकिशोर बिंद को यहाँ उतारा गया है। दिमाग पूरा लगाएगी, लेकिन यहाँ से कुछ होना नहीं, क्योंकि समीकरण से जीते थे जमा खान। बिल्कुल। लहर के विपरीत बसपा ने जिताया जी, बिल्कुल। और वो छोड़कर भाग गए थे। निश्चित रूप से उसका कुछ नुकसान तो झेलना पड़ेगा ना। जी। तो एक सीट ऐसा आपके समझ से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि नहीं, मेरे से तो 2 सीट भभुआ में मुझे लगता है जी। और चैनपुर में लेकर 2 सीटें मुझे लगता है कि ये हार सकते हैं। मतलब मैं भभुआ को लेकर 60% हूँ। यानी आप मान के चलिए कि मैंने 2.25 हाँ, 3 बोल सकते हैं। 3.5 बोल सकते हैं। चलिए, जैसा ट्रेंड चल रहा है 3 भी आप बोल सकते हैं। 3 भी आप चलिए। मैं तो न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो इस बार जो दबदबा था वो कहीं ना कहीं शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, तो अब आप जो इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है, आपका जिला रोहतास। जी हाँ, 7 विधानसभा सीटें जो है वो रोहतास में मौजूद है। फिर से कह देते हैं हम आपको कि महागठबंधन की जो है दबदबा है यहाँ, लेकिन इस बार क्या, चलिए बाबा के पास चलते हैं और नमन सर के पास भी चलेंगे, लेकिन बाबा से जानते हैं, बाबा क्या कुछ माहौल है रोहतास में? मैं बताता हूँ, चिन्हारी वाली बात पहले कर लेते हैं। यहाँ से भी खेला है, यहाँ से भी खेला है। मुरारी प्रसाद गौतम जीते तो कांग्रेस से थे, इस बार बीजेपी से होते हुए भाया लोजपा बजा के लोजपा में लाइन के थोड़ा मुश्किल है। ललन पासवान जी पिछली बार यहाँ से जदयू से लड़े थे, लड़ाई नहीं दे पाए थे। इस बार भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिला। क्या लगता है वह मुरारी गौतम यहाँ से अब भाजपा की तरफ से, वो जीते समीकरण से थे, जी, याद रखिएगा। जी, मुरारी गौतम समीकरण से जीते थे, तो इसलिए उनकी सीट हमेशा फंसती नजर आएगी। लेकिन बाबा ही अंतिम इस पे दाव बता सकते हैं क्या हो सकता है। देखिए, अगर ललन पासवान ने सपोर्ट कर दिया एनडीए गठबंधन का, जो कि भाजपा में है भी, आपको पता भी होगा, अगर उन्होंने सपोर्ट कर दिया तो मुरारी गौतम की बल्ले बल्ले है, नहीं तो मंगल राम यहाँ से एज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि नेहा कुमारी नटराजन को जनसुराज ने उतारा है, ये काफी चर्चा इनकी चल रही है। और अगर इन दोनों की लड़ाई में कहीं वो एज लेती हुई दिखाई, जो 1-2 सीटें आप देख रहे होंगे जनसुराज को कहा जा रहा है, उसमें से एक सीट ये भी है नेहा कुमारी नटराजन वाला, इसलिए यहाँ की लड़ाई को थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ दूसरे तरफ स्विच होता हुआ। अब हम सासाराम की तरफ चलते हैं और सासाराम की सीट पर पति का बदला लेने के लिए स्नेहलता कुशवाहा उतरी हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी हैं, उनके विरुद्ध जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक सत्येंद्र शाह को उतारा गया है और आरजेडी ने भी यहाँ अपना उम्मीदवार चेंज किया है। क्या लगता है? जी बिल्कुल। और स्नेहलता कुशवाहा सही में अपने पति का बदला लेने आई है, एंड इट इज ओनली फेयर जो उपेंद्र कुशवाहा नहीं कर पाए वो कर जाए। जी देखिए, मुझे जो 3 सीटें लग रही हैं कि आरएलएम निकाल पाएगी, उसमें एक सीट ये भी है। जी, ये मजबूत ढंग से लड़ा गया है, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी सारी ताकत लगाई है। सबसे बड़ा समस्या जो हुआ था पिछली बार जी, राजपूत वर्सेस कुशवाहा, वो इस बार नहीं हुआ। पवन सिंह इस सीट पर जाकर प्रचार कई बार कर चुके हैं, चिराग पासवान इसी सीट पर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। जी। इट मींस कि इस सीट को जिताने की कोशिश की जाएगी और मुझे लगता है कि सासाराम का समीकरण इस बार पक्ष में है। ये सीट एनडीए को निकल रही है या स्नेहलता कुशवाहा निकाल रही है सीट। चलिए हम चलते हैं प्रशांत किशोर के गांव करागर, चलिए। और वहाँ सुबह हमारी बातचीत भी हुई थी जब दूसरे राउंड का वोटिंग हो रहा था। तो यहाँ से संतोष मिश्रा कांग्रेस के जीते हुए हैं, उनके विरुद्ध वशिष्ठ सिंह पिछली बार थे, इस बार भी वशिष्ठ सिंह और संतोष मिश्रा के बीच में है। लेकिन रितेश रंजन पांडे को उतार करके कहीं ना कहीं जनसुराज ने एक बड़ा खेल किया है। और इस सीट पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा माइक आप उस तरफ कीजिए। बिल्कुल। करगहर विधानसभा में जो है रितेश पांडे का जो माहौल है बहुत ही बेहतर है, क्योंकि एक वो अभिनेता हैं, संगीतकार हैं, तो फैन फॉलोइंग जो है उनकी बेहतर है। लेकिन ये
आपको वोटर के रूप में कन्वर्ट हुई है कि नहीं हुई है, 14 नवंबर को इसके नतीजे आपको स्पष्ट तौर पर दिख जाएंगे। तो क्या कुछ लग रहा था, आप सुबह से मौजूद थे ग्राउंड जीरो पे, इस बार जनसुराज करहगर में रितेश पांडे को जो उतारा है, कितना सफल हो पाएंगे वो? अब कितना सफल होगा इसके बारे में तो आपसे हमने बताया दिया कि जो फैन फॉलोइंग है वो कितने वोट में कन्वर्ट हो रही है, ये 14 नवंबर के नतीजे ही आपको स्पष्ट तौर पर दिखाएंगे। जनसुराज के अलावा कोई और लहर जो आपको दिखाई पड़ रहा है करहगर में? रितेश पांडे ऐसे प्रत्याशी तो बहुत अच्छा उतारा है जनसुराज ने, लेकिन वहाँ के जो और भी प्रत्याशी हैं उनके वोट बैंक को तो रितेश पांडे डैमेज कर रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, करहगर सीट पर संतोष मिश्रा पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं। करहगर की ये सीट पिछली बार वो जीते थे, इस बार भी ये सीट मेरे हिसाब से कांग्रेस निकाल रही है। लड़ाई जरूर मजेदार कर दी है, सवर्णों का ही वोट है, सवर्णों की लड़ाई है। तो पांडे है और यहाँ मिश्रा है, हो सकता है ब्राह्मण का वोट थोड़ा डिवाइड वो कर दे, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए ये सीट संतोष मिश्रा के निकालना। लेकिन अगर इस सीट पर संतोष मिश्रा नहीं जीतेंगे तो रितेश पांडे नहीं जीत रहे, बिल्कुल, बल्कि जीतेंगे कौन? वशिष्ठ सिंह। ये उनके पास ही चली जाएगी और ये जदयू के खाते की एक सीट बढ़ जाएगी निश्चित रूप से। दिनारा सीट की बात करेंगे बाबा जी, बात दिनारा सीट की करते हैं। होता निश्चित रूप से बेहनी का खोता, ठीक, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। यहाँ पर जो परिस्थितियाँ पिछले बार भी वही नजर आई थी, बागियों का जमावड़ा था, इस बार भी बागियों का जमावड़ा है। हालांकि दोनों पक्ष ने आलोक सिंह को आरएलएम से उतारा है और दूसरी तरफ से राजेश यादव हैं आरजेडी की तरफ से। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जनसुराज ने भी अपना उम्मीदवार उतार के रखा है और सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है वो जय कुमार सिंह। इधर की ही कुछ सीटें हैं, यही जो प्रशांत किशोर का घर की तरफ आसपास वाली सीट है ना, यहीं पर जनसुराज कुछ ऐसा खेल कर सकती है जो एनडीए को, जो जादुई नंबर आप लोग देख रहे हैं हर जगह, उससे थोड़ा हिला सकती है निश्चित रूप से। लेकिन वो क्या लगता है दिनारा में कौन जीत रहा है इस बार? देखिए दिनारा में बड़ा अजीबोगरीब लड़ाई हो गई। सीट आरएलएम की सीट है यार, जी, बहुत लड़ाई लड़कर आरएलएम में उपेंद्र कुशवाहा ने सीट ले तो ली, लेकिन वही कहा जा रहा है कि बहुत मैंने मुश्किल से पत्थर पर फूल खिलाया, आप फोटो का फ्लैश खींचे में जला दिए उसका। पिछली बार 2020 में भी नमन जी यही सब कुछ हुआ था, आपको याद ही होगा, आप तो इस क्षेत्र में गए भी थे। भीतरघात हुई थी, अलग अलग जातियों में लड़ाई नहीं है, एक ही जाति में लड़ाई। निश्चित रूप से यहाँ राजपूतों के मोश की लड़ाई है और कुछ लोग मोश नहीं भी रखते हैं तब भी लड़ाई करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये हो गई है कि इसी का फायदा जो है जी, तो यहाँ से इसी का फायदा मिल जाता है राष्ट्रीय जनता दल को। आरएलएम की कई सीटों पर अच्छा प्रदर्शन अगर नहीं होगा तो उसका कारण आरएलएम नहीं है। मैं पहले उपेंद्र कुशवाहा को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूं, उनके कई सीटों पर बागियों ने काम बिगाड़ रखा है और वो एनडीए के ही बागी हैं। मानवना बनेगा समान जी जी, तो कोई क्या करे? दूसरे तरफ तो मान भी रहे लेकिन इधर मान भी नहीं रहे, इधर मान ही नहीं रहे। चलिए नौका दो तीन बागी हैं इस चीज जी 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 जी, और कोई लड़ नहीं रहा है, सबका लड़वा रहा है बस। काम बिगाड़ रहा है। अगली सीट नोखा है और नोखा में दो अति पिछड़ा। दिनारा क्या होगा? दिनारा में सीधी लड़ाई नजर आई है कि दो बिलियों की लड़ाई में आपको पता है क्या होता है। नोखा की बात करें हम तो नोखा में दो अति पिछड़ा का एकदम महागठबंधन क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। डेहरी की बात करें, निश्चित रूप से डेहरी की बात करें तो डेहरी की लड़ाई एक बार फिर से नमन जी आपसे बेहतर नहीं को बता सकता है, आप वहाँ गए थे और बिल्ली का बाजी मामला जी। ये लोजपा की एक मजबूत सीटों में आ रही है जी। सोनू सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जो वहाँ से राजीव रंजन सिंह सोनू सिंह, हाँ वो चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो फतेह बहादुर वहाँ से थे जिनका टिकट काट दिया आरजेडी ने, उनकी जगह पर उन्होंने किसी को टिकट दिया है, चंद्रवंशी को, जो चंद्रवंशी गुड्डू चंद्रवंशी को यहाँ से उतारा है, जिनके खिलाफ बहुत कुछ मामला वहाँ पे है, मैं सारे मामले नहीं बोल सकता हूँ, और वो वीडियोस वायरल हैं जी, और उसकी वजह से इसका नुकसान उनको होता नजर आ रहा है। प्लस फतेह बहादुर तो काम ही बिगाड़ने पर तुल गए, फतेह बहादुर एग्रेसिवली सीट पर डैमेज कर रहे हैं। सोनू सिंह के लिए बड़ा मेहनत वहाँ किया गया है, सारे फिल्म सितारे उतरे हैं और ये सीट एलजेपी निकाल देगी। एक अंतिम सीट काराकट की है, अंतिम सीट काराकट की है। और यहाँ भी आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, अपने एक एमपी को उतारा महाबली सिंह को। निश्चित रूप से यहाँ की लड़ाई जी, यहाँ की लड़ाई में निश्चित रूप से जीती हुई लड़ाई लग रही है। लेकिन एक छोटा सा मेरा सवाल होगा कि यहाँ से पवन सिंह की पत्नी भी अपना किस्मत कोई फैक्टर नहीं, यानी खाली हवा पानी जी, जमीन पर कुछ नहीं। महाबली सिंह को इसका मतलब आप एज दे रहे हैं। बिल्कुल। चलिए अरवल जिला की बात करेंगे और सीट है अरवल।
बाबा से भी जानेंगे। बाबा क्या लग रहा है अरवल में? देखिए, अरवल की लड़ाई में इस बार उम्मीदवार बदला गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी ने मनोज शर्मा को यहाँ से उतारा है। तो वहीं महानंद सिंह CPI-ML से हैं जो जीते हुए उम्मीदवार हैं। यहाँ की लड़ाई भी बहुत क्लियर नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब उतारा है यहाँ से अपने उम्मीदवार को, तो ये सोच करके उतारा है कि कहीं ना कहीं इस बार चीजें बदली जाएगी, और मनोज शर्मा प्रवक्ता भी रहे हैं और काफी से ये सीट छीनने का मकसद ही यही था। जी, वहाँ से बहुत तगड़ी तैयारी कर चुके थे सुनील यादव, और उनको यहाँ से हटाकर अगर भेजा गया पालीगंज, तो उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि ये सीट बीजेपी श्योर है जीत रही है जी, और ये सीट जीती भी थी। अगर सुनील यादव यहाँ चुनाव लड़ते तो जीतते। कुर्था पे बात करें। बिल्कुल, अरवल जिला की ये दूसरी सीट है कुर्था में अगर बात करें हम, तो यहाँ पप्पू कुमार वर्मा जो लगातार यहाँ से मैदान में हैं, पिछली बार हार गए थे। सुदय यादव यहाँ से जीत करके आए थे, और सुदय यादव का हाल इस बार खराब लग रहा है, बहुत खराब है, फीडबैक बहुत खराब आ रहा है। ये सीट एनडीए जीतेगी, इस पर लॉजिक कुछ नहीं दे सकते हैं, इस पर मैजिक ही दे सकते हैं। जी लोगों जी, से जो बातचीत हुई उस आधार पर ही बता सकते हैं। निश्चित रूप से। अगला जो जिला है जहानाबाद है, 3 सीट आते हैं जहानाबाद में, और तीनों महागठबंधन ने जीते हैं। जदयू के लिए मैंने समझ लीजिए मैंने लिटमस पेपर टेस्ट, पलासी की लड़ाई है। जहानाबाद में आप एक बार फिर से देख लीजिए, नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक, एक और MP को उतारा है। अशोक चौधरी गायब नजर आए। जी जी, जहानाबाद में लोकसभा में घूमने वाले पिछले अशोक चौधरी जान लगाने वाले वो गायब नजर आए हैं। एक और व्यक्ति मुझे चुनाव में नजर नहीं आए हैं जी, भोला सिंह भी नजर भोला जी भी नजर नहीं, भोला जी भी नजर नहीं आ रहे हैं अरिस्टो वाले, उनको भी होना था, वो भी नजर नहीं आए हैं। चुनाव से पहले खूब घूम रहे थे, लेकिन उस दौरान नजर नहीं आए। तो क्या जहानाबाद कोई खेल कर सकता है बाबा? निश्चित रूप से यहाँ से चंद्रशेखर को उतार करके एक मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार ने खेला है। हालांकि राहुल शर्मा को उतार करके यहाँ आरजेडी ने भी खेल किया है। यहाँ एक भूमिहार को उतार करके कहीं ना कहीं अति पिछड़ा समाज पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है, निश्चित की गई है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक इस बार काम करता हुआ मुझे जो दिखाई दे रहा है वो तो दिखाई दे रहा है। जहानाबाद एनडीए जी, बात घोषी की करते हैं। लगता है कि जहानाबाद सीट जो है वो एनडीए निकाल जाएगी। घोषी भी काफी चर्चित सीट है यहाँ से जी। यहाँ से CPI-ML और JDU की लड़ाई लड़ रही है। ऋतुराज कुमार को उतारा गया। ऋतुराज कुमार आप समझ ही नहीं कौन है। अरुण सिन्हा बहुत सोच समझकर अरुण कुमार जी पुत्र को दिया गया। यही काम चिराग पासवान भी करना चाहते थे जी, बागी हुए लोजपा से। फिर तो ये चिराग पासवान ने मुझसे ही कहा था कि मैं उनके पुत्र को चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो एनीवेज ही वाज गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन। अब है क्या कि इनके पार्टी ज्वाइन करने को लेकर 2 बार संशय उत्पन्न हुआ ना, बीच में कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन वापस दे रहा है दोस्त है। ललन सिंह ने वापसी कराई और मजबूत वापसी कराई, और ये भी कहा कि हमारे पुराने साथी हैं जी, स्थापना सदस्य हैं जदयू के, और घर वापसी जब इस तरह से होता तो कोई भी भावी होता है। जनता भी इंतजार कर रही थी। समीकरण पक्ष में है। पिछली बार जबरदस्ती का मतलब दीवार ठेल रहे थे, इस बार प्रॉपर इनको विंटेज मिला है जहां से जीत सकते। पुत्र की राजनीतिक बम्पर वापसी होने वाली, ये सीट एनडीए जीत रही है। जी, अगली जो सीट है वो मखदूमपुर है, रिजर्व सीट है, और देवेंद्र माझी वर्सेज यहाँ सतीश कुमार हुआ था। सतीश कुमार को आप जानते हैं कि लाल पट्टा वाला लेकर के हमेशा बैग घूमते हैं, काफी चर्चित रहते हैं। इस बार पूरा यहाँ का समीकरण बदल दिया गया है। निश्चित रूप से महागठबंधन जीती थी, इस बार पूरा समीकरण जो है बदल गया है। रानी कुमारी और सूबेदार दास के बीच में है। रानी कुमारी LJP से है, सूबेदार दास RJD से है। यहाँ पर LJP जो है कहीं ना कहीं एज लेता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। रानी कुमारी जी को एक नहीं 3 दलों ने यहाँ से टिकट की बात कही थी जी, तो आप समझ लीजिए कि विनेबिलिटी होगा तभी ना। बिल्कुल। तो चलिए भी मिल गया, तो मतलब यहाँ भी एनडीए ही मुझे नजर आ रहा है। तो वह इस क्षेत्र की लगभग कितनी सीटें हमने एनडीए को दे दी? हमने अब तक कैमू जी निश्चित रूप से हमने रोहतास की 7 सीटें थी, उसमें से एक सीट पर शायद हम गड़बड़ा जाए मुझे लगता है, लेकिन हम बोलते हैं कि ओवरऑल ठीक जी। अरवल और जहानाबाद की 5 सीटों में से 4 सीटें जो है एनडीए की तरफ स्विच होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक सीट पर थोड़ा संशय था, उसको लेकर के हम अभी भी डिटरमाइन नहीं है, और आने वाले समय में हम जल्दी ही उस पर सोच करके बताएंगे। चलिए तो बिना देर कर अब इंतजार कीजिए, अब औरंगाबाद के हम आए। चलिए बहुत देर नहीं करते हुए अब हम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एंटर करते हैं। बता दें आपको कि यहाँ पे जितनी भी विधानसभा सीटें हैं हमेशा से यहाँ पर जो है महागठबंधन की दबदबा रही है, लेकिन इस बार का समीकरण कुछ और है। अब बाबा से और नमन सर से जानेंगे कि क्या कुछ इस बार अलग दिखाई पड़ रहा है। बाबा, जो भी सीटें उसमें महागठबंधन मजबूत दिख रही है, क्या लगता है इस बार का समीकरण? जिस राज्य का राजा ही पराजित हो जाए तो उसमें बचेगा क्या? छोटी छोटी रियासतें तो ऑटोमेटिक दूसरे राज्य में मिल जाएंगी। औरंगाबाद लोकसभा चुनाव हारने के बाद आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हुई होगी, लेकिन इस बार उसको रिकवर करने की कोशिश चल रही है। हम गोल से शुरू करते हैं। मनोज शर्मा वर्सेस भीम कुमार यादव यहाँ चुनाव हुआ था और RJD जीती थी। बीजेपी यहाँ हार गई थी। इस बार भी रणविजय सिंह बीजेपी से हैं
और अमरेंद्र कुशवाहा को आरजेडी ने दिया है, यहाँ जेएसपी भी अपनी किस्मत आजमा रही है। वो हमें इस बार परिस्थितियों को बदलने के लिए उम्मीदवार बदले गए हैं। जी रणविजय सिंह को मैदान में उतार करके भारतीय जनता पार्टी ने एक नया ट्विस्ट किया है। हम चाहेंगे कि और अगला यादव को हटाकर कुशवाहा को टिकट देना ये मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है, मास्टर फेलियर भी हो सकता है। बिल्कुल यादव नाराज हो गए तो आपके पास जमीन नहीं बचेगी, निश्चित। और यहाँ यादवों के बीच में नाराजगी थी। जी इस बात का भ्रम भी था कि औरंगाबाद में लोकसभा जीता के हम लोग भेज दिए हैं, जी कुशवाहा भेज दिया, या हमने भी तो मेहनत की, कुशवाहा के लिए तो नहीं मेहनत किए थे। बिल्कुल यहाँ से जीते हुए हैं कौन कुशवाहा नाम है उनका, अभय कुशवाहा। अभय कुशवाहा। खैर इस गोह की सीट पर एनडीए चौंकाएगी, एनडीए जीत सकती है। ओबरा की सीट जहां से प्रकाश चंद्र लोजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, इस सीट पर मैं और उत्कर्ष गए भी थे। ये सीट पे जितने लोगों से हमने बात की लगभग सभी ये कह रहे हैं कि समीकरण प्रकाश चंद्र के पक्ष में है, प्रो एनडीए लहर चल रही है सीट पर। एलजेपी आसानी से ये सीट जीतती नजर आ रही है। ये वन ऑफ द सीट्स हैं जिस पर एलजेपी बहुत मजबूत, मतलब प्रकाश चंद्र जीते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और अब बात करेंगे नवीनगर सीट की। बाबा नवीनगर सीट की क्या? नवीनगर सीट में वीरेंद्र कुमार सिंह जेडीयू के थे और विजय सिंह डब्लू जो हैं वो आरजेडी से जीत करके आए थे। इस बार चेतन आनंद को यहाँ से मैदान में उतारा गया, नया ट्विस्ट किया गया है। राजपूतों को खुश करने के लिए, राजपूतों के गढ़ में राजपूतों को इस बार भेजा गया है। और आनंद मोहन क्या है राजपूतों के लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में राजपूतों ने किला गवा दिया जी, अब दुर्ग नहीं खोएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चेतन आनंद को उतारा गया मैदान में और ये रणनीति पर जीत जाएगी जेडीयू ये सीट। निश्चित रूप से सारा राजपूतों को एक बार दे दिया गया कि देखिए भाई गढ़ तो आपने हार लिया, अब इसे कहीं ना कहीं बचाकर रखना जरूरी है। एक और हॉट सीट है नमन जी, कुटुंबा। तो नवीनगर पर एनडीए जीत रही है निश्चित रूप से। कुटुंबा की बात हाँ, कुटुंबा की बात। देखिए कुटुंबा में क्या कहना है, कुटुंबा में तो आपसी फील्डिंग हो गई है, यहाँ एक दूसरे की तगड़ी फील्डिंग हो रही है। यहाँ पर पिछला चुनाव जो हुआ था शिवम भुइयां हमसे लड़े थे और यहाँ पर राजेश कुमार राम जो है कांग्रेस से थे, जीत करके आए थे। अध्यक्ष खुद उनकी जान खतरे में, कांग्रेस के अध्यक्ष की स्थिति ठीक नहीं है। राजेश राम इस सीट पर चुनाव हार सकते हैं। इसी सीट की वजह से कांग्रेस झुकी भी थी गठबंधन में आरजेडी के सामने, और यही सीट है जो इस बार इनको औकात दिखाएगी। बिल्कुल। बात औरंगाबाद की करें, जो गढ़ कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, उसमें रामाधर सिंह बनाम आनंद शंकर की लड़ाई हुई थी। आनंद शंकर जीत करके आए थे। इस बार उम्मीदवार बदला है। आनंद शंकर भी राजपूत समाज से आते हैं जी, और पिछली बार भी रामाधर सिंह, और दोनों में राजपूत की लड़ाई, राजपूतों का ये गढ़ ही कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। आनंद शंकर इस चुनाव में गड़बड़ा रहे हैं। निश्चित रूप से गढ़ जरूर है, यहाँ उम्मीदवार बदला गया, त्रिविक्रम सिंह को रखा गया और आनंद शंकर जो है कांग्रेस के, उनके विरुद्ध उनको खड़ा किया। त्रिविक्रम सिंह भी कमजोर नहीं है। इस बार त्रिविक्रम सिंह को चुनाव मैदान में उतार करके कहीं ना कहीं उनको जिताने की पूरी कोशिश की जा रही है। और चित्तौड़गढ़ को बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, 2000 की सीटों से जीत हार हुआ था, 2000 वोटों से, तो ये कैचेबल है। और इन्हीं सीटों पर इस बार जेडीयू बीजेपी चौंकाने वाली है। जो आप एग्जिट पोल्स देख रहे हैं उनमें इन्हीं सीटों को उस तरफ दिया जा रहा है। एक सीट और रफीगंज की बची हुई बा, मुसलमानों का वोट बैंक ठीक ठाक है यहाँ पे। ये सीट क्या लगता है आपको? अशोक कुमार सिंह वर्सेस यहाँ नेमतुल्ला हुई थी, नेमतुल्ला को जीत मिली थी आरजेडी से। इस बार प्रमोद कुमार सिंह और गुलाम साहिब को उम्मीदवार बदले गए हैं राजद ने, लेकिन महागठबंधन निकाल देंगे, महागठबंधन मुसलमानों का वोट भी अच्छा ये जरूर है। और रफीगंज आप जानते हैं ऐसे भी यहाँ पर जब से यादव भी हैं, मुसलमान भी हैं, और इस समीकरण से अगर नहीं जीतेंगे तो किस समीकरण से जीतेंगे? मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से ये एक मुझे तो रफीगंज पक्ष में जा रहा है। जो 6 में 6 था वो होता हुआ दिखाई 6 में 6 क्या 4-2 की यहाँ लग रही है। यहाँ 6 में 4 सीटें 4 सीटें एनडीए आसानी से निकाल रही है। जी, बात अब गया डिस्ट्रिक्ट की करेंगे। चलिए दीपक बात करिए। गया में भी अगर हम आपको बता दें तो गया में जो राजनीतिक माहौल है, जो 10 विधानसभा सीटें हैं मौजूद वहां पे, कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में बाबा इक्वल दिखाई पड़ रही है। 5-5 का रेशियो जो है, क्या लग रहा है इस बार? हम गुरुआ से शुरुआत करते हैं और गुरुआ जो है राजीव नंदन दांगी के वर्सेस विनय कुमार का हुआ था, तो विनय कुमार राष्ट्रीय जनता से जीत करके थे। इस बार उपेंद्र दांगी को, चूंकि दांगी के समाज का था तो आप समझ सकते हैं कि उपेंद्र दांगी को दिया गया है। और ये काफी अपने आप में नेता कहे जाते हैं, इसलिए कि औरंगाबाद में 2000 याद होगा 2019 में चुनाव लड़े थे, काफी टक्कर लंबी इन्होंने दी थी और इन्होंने रास्ता दिखाया था कि यहाँ से आगे चित्तौड़गढ़ को जीता जा सकता है। तो इनको उपेंद्र दांगी को दिया गया है। और विनय कुमार जो है आरजेडी से है, यहाँ उपेंद्र दांगी इस बार मजबूत दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नमन जी दांगी की सीटें भी बहुत कम है जी, बहुत कम उनको मिलता है लड़ने का मौका। बिल्कुल। तो ये भी दांगी जनसंख्या यहाँ अच्छी खासी है, और अगर इस मौका दिया गया है जी
तो निश्चित रूप से कुछ सोच समझ करके दिया गया तो होगा। ये सीट मुझे लगता है एनडीए आसानी से निकाल रही है। आसानी से निकालती हुई और शेरघाटी। यहाँ तो आप गए भी थे, मुझे याद है। फिर सिरघाटी सीट है। सिरघाटी सीट मुझे तो 50-50 पर अटकी हुई है। बाबा विशेष बताएंगे। जी, इसमें उदय कुमार सिंह दोनों तरफ से उम्मीदवारों की बात करें तो उम्मीदवार दोनों तरफ से बदले गए हैं। उदय कुमार सिंह को एलजेपी से उतारा गया है, तो वहीं आपको बता दें प्रमोद वर्मा आरजेडी से हैं। दोनों ने उम्मीदवार बदले हैं और इस सीट पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा ट्विस्ट करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी को दिया है। और जैसा कि हम पहले से बताते आ रहे हैं कि चिराग पासवान तो इस बार कहा जाए तो मैंने कमल खिलाने के लिए कीचड़ में कूदना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं, मतलब सेल्फलेस हो गए हैं और हारी हुई सीटों पर वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये सीट महागठबंधन के पक्ष में जा सकती है क्या बाबा जी? इसके बाद वह इमामगंज की सीट है, उसके बारे में बताइए। देखिए, इमामगंज में जीतन राम मांझी पिछली बार चुनाव जीते थे और बीच में लोकसभा जीतने के बाद यहाँ उपचुनाव हुआ था और उदय नारायण चौधरी के खिलाफ उन्होंने चुनाव जीता था। और एक विपरीत लहर में कहा जाता है कि चिराग पासवान बहुत नाराज हैं तो वो नहीं वोट मांगेंगे, लेकिन चिराग पासवान अंत तक वोट मांगे और इस सीट पर जीत हुई। और कहीं ना कहीं मांझी की जो पतों हैं उन्होंने ये कहा कि हम सब मिलकर लड़े हैं, चिराग पासवान भी साथ आए हैं, तभी हम जीते। तो जब विपरीत लहर में वो जीत गई तो इस लहर में तो आसानी से वो चुनाव जीत सकती है। ये वो सीट है जो बढ़ रही है जी, और जिसकी वजह से एनडीए की संख्या बढ़ रही है। निश्चित रूप से 12 चट्टी की बात करें तो 12 चट्टी भी हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के पास है। जी, पिछली बार भी हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के पास ये भी रिजर्व सीट है। उनकी समधन है ज्योति मांझी, वो यहाँ लड़ती हैं चुनाव। तो समता देवी आरजेडी से जो हार गई थी, इस बार ज्योति मांझी के विरुद्ध तनुश्री मांझी को उतारा गया है। उम्मीदवार बदल करके मांझी किया गया है, लेकिन जैसे लालू यादव को यादव मानता है वैसे मांझी को मांझी मानता है। लेकिन यहाँ पर इंजीनियर हेमंत पासवान को उतार करके आपको याद होगा उपचुनाव में 30,000 के आसपास वोट यहाँ आए थे। तो ये भी एक बड़ी बात हो सकती है। जनसुराज ने ट्विस्ट करने की पहला कोशिश की है। ये वो सीटें हैं जहाँ जनसुराज डैमेज कर सकती है निश्चित रूप से। अब यहाँ बोधगया की बात, लेकिन ओवरऑल आपको क्या लगता है? 12 सीटें में देखता हूँ एनडीए जीत रहा है। जी बोधगया की बात कीजिए जी। यहाँ हरी मांझी लूज कर गए थे, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे। कुमार सरजीत की जीत हुई थी, आपको याद होगा। जी गया से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। बिल्कुल। एक बार फिर से श्यामदेव पासवान को उतारा गया है लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, कुमार सरजीत दूसरी तरफ है। क्या लगता है कि यहाँ राष्ट्रीय जनता को कुमार सरजीत का एज नजर आ रहा है आपको? देखिए, मुझे निश्चित लगता है कि इस सीट पर लोजपा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। लोजपा यहाँ पर अच्छा खेल भी की थी जी, यहाँ पर रैलियां की है, राजगीर बोधगया दोनों जगहों पर रैली करना। और ये सीट उन सीटों में से जिस पर दावा नीतीश का भी था जी, जिस पर दावा आरएलएम का भी था। चिराग पासवान को यहाँ के क्षेत्रीय समीकरण के चलते और यहाँ के दलितों के बड़े वोट के चलते दिया गया सीट है ये। और अच्छी खासी मेहनत इस पर जीतन राम मांझी, अगर चिराग जीतेंगे अगर ज्यादा सीटें तो ये एक सीट उसमें होगी निश्चित रूप से। गया टाउन की बात करें, प्रेम कुमार 8 बार जीत चुके हैं, 9वीं बार। हाँ, कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। चलिए टेकारी की बात करते हैं, अनिल कुमार, इनके साथ भी जो कुछ भी हुआ था आपको पता है। बिल्कुल, ये भी पूरा सिंपैथी इनको, भूमिहार इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ भूमिहार, राजपूत, कुशवाहा, कुर्मी इनको वोट कर रहे हैं और ये फिर से यहाँ चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। बेलागंज की तरफ आते हैं नमन जी। बेलागंज में उपचुनाव हुआ था, बेला में खेला। इस बार क्या लगता है आपको कि इस बार मनोरमा देवी अपने सीट को रिटेन कर पाएंगी या फिर विश्वनाथ यादव को? आसानी से जदयू ने बहुत स्मार्ट गेम खेला था पिछले चुनाव में, इस बार उपचुनाव में, और इस बार भी ये रिपीट होता नजर आता है। ये भी वो सीट है जो नंबर बढ़ा रही है एनडीए के। तो एक सीट और है अतरी की सीट। नमन जी, रोमित कुमार हिंदुस्तानी आवाम पार्टी से हैं, तो विजयवंती देवी आरजेडी से हैं। रोमित कुमार को उतारने के पीछे हिंदुस्तानी आवाम पार्टी ने बहुत बड़ा ट्रिक किया है। और अतरी से सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो विनिंग प्रत्याशी उसको आरजेडी ने बदला जी, निश्चित रूप से। तो ये समीकरण थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि देखिए बाबा, मैं फिर पिछली बार की तरह कह दूं, अगर पटना के लालू यादव और तेजस्वी यादव लालू तेजस्वी हैं तो नवादा के राजबल्लभ है जी। अतरी से बाबा अजय यादव का टिकट काटना, उन पे एक मामला था जिस मामले के चलते उनको सजा होने की संभावना बड़ी थी, और शायद पता नहीं हुई कि नहीं हुई, लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी वो एक बड़ी संभावना थी उनके वहाँ चुनाव लड़ने की और जीतने की। अब जो भी हो, क्षेत्र की जनता इस क्षेत्र में भी यहाँ भी खेल कर सकती है। अतरी एक गढ़ है जिसे राजद गंवा सकती है, ये मैं थोड़ा 50-50 ही रखूंगा जी। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज वजीरगंज हो रहा है, जो अंतिम सीट है गया का, और ये भी सीट अब हर बार वजीरगंज में नया चेहरा होता है। इस बार हाथी भी है। हाँ, इस बार चिंटू भैया है। तीसरा मोर्चा यहाँ पे एक्टिव है। बसपा का बहुत अजनाधार नहीं है, लेकिन चिंटू भैया का अजनाधार है। और चित्रंजन चिंटू यहाँ पे भूमिहारों का एक बहुत बड़ा मोबिलाइज्ड वोट अपने पास रखते हैं पूरे क्षेत्र में। राजपूत वर्सेस राजपूत। हाँ, ये पूरे क्षेत्र में ही मगधी सेना नाम का उनका एक सेना है जो चलता है, और उसमें फैक्टर ये होगा कि राजपूत वर्सेस भूमिहार हो जाएगा जी।
जी तो ये राजपूत देखिए पिछली बार शशि शेखर लड़े थे, जी हार बड़ी गए बुरी तरह से थे, हार इस बार फिर से उनके पिता लड़ रहे हैं। जी तो अब पिता उसके पहले लड़े थे, जी। हार गए थे, उससे पहले लड़े थे, जीत गए थे। जी तो ये जीत हार चला रहा है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि इस बार भी पैटर्न बदलेगा और इस बार चितरंजन चिंटू के लड़ने की वजह से एक बड़ा फायदा सामने में आपको एनडीए को होता नजर आ रहा है। जी जी ये सीट एनडीए जीत जाएगी आसानी से। तो ये निश्चित रूप से गया की जो 10 सीटें हैं उसमें हमने स्थापित किया कि जी। इसमें भी 6-4 का जी, हम लोग जी। रेशियो लेकर के चल रहे हैं। हाँ। आगे देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। नवादा आगे की। हम जाएंगे नवादा की तरफ हम शिफ्ट करें। तो चलिए बिना देर करते हुए अब हम नवादा जिले में जो है वो एंटर करते हैं। यहाँ पे 5 विधानसभा सीटें जो है वो मौजूद हैं, जिसमें 4 पर महागठबंधन की दबदबा है, लेकिन एक जो है वो गठबंधन के पास है। लेकिन इस बार का क्या समीकरण है ये बाबा और नमन सर से जानेंगे। तो बाबा क्या कुछ लग रहा है इस बार नवादा में आपको? देखिए हम रजौली से शुरुआत करेंगे। रजौली में पिछली बार आरजेडी की जीत हुई थी, प्रकाश वीर जीत करके आए थे और कन्हैया कुमार भारतीय जनता पार्टी के हार गए थे। इस बार लोक जनशक्ति पार्टी को यहाँ मौका मिला है और विमल राजवंशी को मैदान में उतारा गया है। तो वहीं पिंकी चौधरी भी यहाँ से आई हैं आरजेडी की तरफ से। यहाँ दोनों ने उम्मीदवार बदले हैं, यानी सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन और आरजेडी दोनों, चूंकि आरजेडी ने बाद में अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी, तो एक बात तो निश्चित लगता है कि रजौली में कहीं ना कहीं एक ट्विस्ट करने की कोशिश एनडीए गठबंधन ने किया है, जिस पर लगता है कि सफल होती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि राजद ने भी अपने उम्मीदवार को बदले हैं। नमन जी, आप क्या समझते हैं रजौली में, क्या आपको लगता है? ये मुझे लगता है रजौली में महागठबंधन अपनी सीट बचाने में सफल हो जाएगी जी, लेकिन लड़ाई कांटे की है। चलिए हिसुआ में हम आते हैं। हिसुआ में जो 2020 का रिजल्ट था उसमें अनिल सिंह बीजेपी वर्सेज नीतू कुमारी कांग्रेस लड़ी थी। नीतू कुमारी के बारे में तो आपको अच्छी तरह से बिल्कुल पता ही होगा। उन्होंने नीतू कुमारी ने तो अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि वो महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आने के लिए तैयार हैं। जी एनडीए ने भाव नहीं दिया, जिसके बाद लोकसभा में उनका दाल नहीं गला। जी पार्टी इनको टिकट केवल इसलिए दी है, मैं ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन वहाँ था नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सीट जबरदस्ती आरजेडी कांग्रेस की तरफ ठेल रही थी, जी तो ये सीट हार रही है कांग्रेस। निश्चित रूप से अनिल सिंह और वर्सेज नीतू सिंह की लड़ाई में अनिल सिंह जीतते हुए बहुत दिखाई दे रहे आसानी हैं। से जीत रहे हैं। बात हम नवादा की करते हैं। यहाँ भी बड़ा ट्विस्ट हुआ है नमन जी। इधर से उनके उम्मीदवार जो लड़े थे 2020 में उधर चले गए हैं और उधर के उम्मीदवार जो लड़े थे इधर चले गए हैं। श्रवण यानी कुशवाहा आरजेडी में, कौशल यादव बनाम विभा देवी का ये लड़ाई चल रहा है। तो इस बार विभा देवी जदयू से लड़ रही हैं, जो कि पिछली बार आरजेडी से लड़ी थी, और कौशल यादव जेडीयू के से लड़े थे, वो अब आरजेडी से लड़ रहे हैं। तो यहाँ क्या लगता है, विभा देवी या फिर कौशल यादव? विभा देवी। अब बार बार कहते भी हैं कि हाँ, वहाँ के वहाँ नवादा के तो लागू वहाँ वही के है। राबड़ी देवी वही है। जी निश्चित रूप से। पिछले चुनाव में चलिए मैंने कहा। हम गोविंदपुर की बात करते हैं। तो गोविंदपुर में पूर्णिमा यादव बनाम मोहम्मद कमरान हुआ था। यहाँ पर मोहम्मद कमरान आरजेडी के जीते थे और जेडीयू से पूर्णिमा यादव हार गई थी। इस बार पूर्णिमा यादव तो आरजेडी में चली गई हैं, ये आपको पता ही होगा। यहाँ से विनीता मेहता को मैदान में उतारा गया है एलजेपी की तरफ से, यानी यहाँ भी एक बड़ा खेल करने की कोशिश की है एनडीए गठबंधन ने। क्या लगता है कि इसी के कारण या क्या आरजेडी में भाग करके गई है पूर्णिमा? ये सीट लोजपा की कमजोर सीटों में से आंका जा रहा है। जी जी। हालांकि मुझे अभी भी यकीन है कि जिस तरह से एनडीए ने एकजुटता से यहाँ पर भी लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लड़ाई उतनी भी कमजोर नहीं है। 60-40 में से दे सकता हूँ, लेकिन दिस इज इंक्लाइन टुवर्ड्स महागठबंधन। एक और सीट है वारसलीगंज। यहाँ भी बड़ा ट्विस्ट हुआ है नमन जी। यहाँ पर अनीता देवी लड़ रही हैं, अशोक महतो की पत्नी जी। है। अरुणा देवी जीतती आ रही हैं। क्या लगता है कि अरुणा देवी को अनीता टक्कर दे पाएंगी? अरुणा देवी ये चुनाव जीत रही है जी। इस लड़ाई में जो अगड़ा पिछड़ा करने की कोशिश की गई वो हुआ नहीं। बुरा बाल साफ करने की हाँ बात हाँ हुई थी। बिल्कुल, और जो कह दिया गया है वो तो याद रखा जाएगा ना। जी जी। और इस सीट में अपर कास्ट की भी एक बड़ी जनसंख्या है। चलिए तो ये था नवादा का। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी बाबा, हम बता देते हैं अपने दर्शकों को कि जो अगला जिला है वो आपका ही है। जी हाँ दर्शकों, आपका जिला यानी कि जमुई की बात करें तो हम 4 विधानसभा सीटें जो हैं यहाँ मौजूद हैं, जिसमें 3 पर गठबंधन का जो है मजबूती है, मतलब कि दबदबा है, और एक जो है वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन बाबा इस बार क्या कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है? इस बार यहाँ सीधे तौर पे मुझे तो जो नजर आ रहा है, सीधे आप देख लीजिए तो एक सीट जो निर्दलीय जीते थे वो भी अब जदयू में चले गए, चकाई में सुमित कुमार सिंह। और सीधी तौर पे यहाँ दिखाई दे रहा है कि एनडीए गठबंधन का एज है। सिकंदरा में प्रफुल्ल माझी हैं। नमन जी क्या लगता है कि प्रफुल्ल माझी बनाम उदय नारायण चौधरी की लड़ाई हो गई है? प्रफुल्ल माझी को मिल जाएगा, क्योंकि देखिए इस क्षेत्र से जीते हैं, समीकरण इनके पक्ष में रहता है। इस क्षेत्र में एक जमाने में कांग्रेस जीती थी, लालू यादव कार्यक्रम में तो बंटी चौधरी जीते थे, लेकिन उसके बाद वो भी रिपीट नहीं कर पाए। और अंततः ये सीट इस सीट को लेकर विवाद भी था। लोजपा इस सीट को ले लेगी,
ये सीट चली जाएगी बीजेपी के पास। अंततः घुमा फिराकर वही हुआ जो होना था, हम उन्हें रिटेन कर ली सीट। जीता हुआ प्रत्याशी और सर्वे में भी जीतने की संभावना दिखाई गई, इसीलिए इनको सीट दी गई थी। इस सीट पर आसान से मुझे लगता है कि एनडीए निकाल रहा है। जमुई की बात करें, शेरसी सिंह को एक बार फिर से एकदम भरोसा किया गया आसान है, जीत, एकदम आसान जीत। लेकिन यहाँ समीकरण बदले गए हैं नमन जी, मुसलमान को खड़ा किया ठीक गया है, है। लेकिन बहुत आसान जीत, बहुत आसान। चलिए झाझा की बात करते हैं, तो यहाँ से दामोदर राउत बनाम राजेंद्र यादव हुआ था। दामोदर राउत जीत करके आए थे। एक बार फिर से दामोदर रावत जो है जदयू की तरफ से प्रत्याशी हैं, लेकिन जयप्रकाश यादव को यहाँ दिया गया, मैदान में उतारा गया है। बिल्कुल, थोड़ा सा लड़ाई कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया। दोनों भाई हैं जी, और इस खेल में जब एक भाई नहीं सका तो दूसरे भाई को दिया गया मौका जी। आईपी गुप्ता बहुत ज्यादा प्रचार करते नजर आए हैं जी। थोड़ा सा इसकी वजह से मुझे महागठबंधन अब ये झुकता नजर आ रहा है, लेकिन अगेन जदयू बहुत सोच समझ के प्रत्याशी उतारी है। बिहार के लड़ाई है जी, ये उन सीटों में से जहाँ जन स्वराज या कोई अगर दूसरा आ जाए, अगर वोट काट ले तो ये गेम बदल सकता है। बिहार की 243वीं सीट कही जाती है चकाई में निर्दलीय जीत करके आए थे। इस बार निर्दलीय जो है जदयू के सिंबल पे लड़ रहे हैं। निर्दलीय जीत ही गए हैं और उनको अब महागठबंधन के खिलाफ लड़ना है और एनडीए का पूरा सपोर्ट है। जो चिराग पासवान और सुमित सिंह की अदावत की चर्चाएं हुआ करती थी जी। अब पिछली बार चूंकि अरुण भारती वहां से चुनाव जीते हैं, सुमित सिंह ने कोशिश की जिताने की जी, कम से कम पर्दे पर तो की, तो अब पर्दे पर ही चिराग पासवान उनको जिताने की कोशिश करेंगे और वो खबर आई भी है। तो मुझे लगता है कि आसान जीत यहाँ सुमित सिंह की हो जाएगी। इस पूरे लिस्ट में एक ही सीट जो है वो झाझा वाली, वो मुझे गड़बड़ाती नजर आ रही है जी। 4 में से 3 सीट तो बहुत आसानी से जीत रही है और झाझा भी जीत गई तो कंफ्यूजन नहीं है मुझे। बिल्कुल। चलिए हम इसके बाद जो है मुझे लगता है कि हम लोगों को चंपारण की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि वो चंपारण जो है जहाँ से एक बिहार में प्रवेश करने का रास्ता है, तो हम लोग पूर्वी और पश्चिमी हम वहीं से शुरुआत करते हैं। इस बार 21 ऐसी सीटें हैं बाबा वहाँ पे, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण मिला के बिल्कुल एनडीए का गढ़ है। लगभग 17 सीटें जो है वहाँ पिछले बार 2020 के चुनाव में एनडीए ने वहाँ जीता था। हम पश्चिमी चंपारण से इसकी शुरुआत करेंगे। सर, वाल्मीकि नगर पे क्या कुछ कहिएगा? पिछली बार बीजेपी ने वहाँ जीत दर्ज नहीं, मुझे तो वाल्मीकि नगर बाबा क्वालिफाइड है इसके बारे में बताने के लिए। वाल्मीकि नगर में कोई लड़ाई नहीं है, रिंकू आराम से जीत रहे हैं, धीरेन्द्र प्रसाद सिंह उर्फ रिंकू आराम से जीत रहे हैं। सिर्फ वहीं की बात मत कीजिए, आप रामनगर की भी बात कीजिए। रामनगर में आपने बताया है कि 17 सीटें जो है 21 में से जीती हुई है, तो फिर यहाँ लड़ाई जो है आप समझ सकते हैं। और पूरी तरह से एनडीए गठबंधन का पूरा कुनवा जाकर के वाल्मीकि नगर रिसोर्ट में पूरा वहाँ स्ट्रेटजी बना करके और पूरे क्षेत्र में जीत की बात कर रहा था। देखिए, नीतीश के लिए दूसरा नालंदा है। बिल्कुल। रामनगर की बात करें तो भागीरथी देवी को इस बार किनारा किया गया है, रिजर्व सीट है। नंदकिशोर राम को भारतीय जनता पार्टी ने और सुबोध पासवान को आरजेडी ने उतारा है। बात नरकटियागंज की करें तो रश्मि वर्मा पर बहुत सारी बातें बाबा इसमें जानते हैं, विश्लेषण करिएगा, समय बीतेगा। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया, सिकटा, कोई लड़ाई में नहीं है। ये सारी सीटें एनडीए आसानी से जीत रही है। इसमें से ज्यादातर सीटें बीजेपी जीत रही है, वही लड़ रही है। केवल सिकटा ही एकमात्र मुझे सीट नजर आ रही है जहां पर थोड़ा सा पेंच फंस सकता है। क्या लगता है वो? यहाँ भी फिरोज अहमद कुर्सीद को लड़ाया गया था। नमन जी, इस बार उम्मीदवार जो बदला गया है, इसको लेकर के आप कहीं बोल रहे होंगे समृद्धि वर्मा को मैदान में उतारा गया है, लेकिन समृद्धि वर्मा भी बहुत मजबूत उम्मीदवार है। यहाँ पर वीरेंद्र प्रसाद जो सीपीआई एमएल के थे, वो फिर से चुनाव में मैदान में है। तो समृद्धि वर्मा पर भी हम सिक्का भी हम मैं 50-50 संशय में नहीं 9 में से 9 सीटें जीत रही है एनडीए जी, निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय 9 में से 9 सीटें गढ़ है, व्हाइट वॉश जी। चलिए हम अब पूर्वी चंपारण निश्चित। पूर्वी चंपारण में भी 12 विधानसभा सीटें हैं, ये भी एनडीए का गढ़ है। 9 सीट एनडीए यहाँ जीता है। बिल्कुल। तो रक्सौल से बहुत शुरू करेंगे हम लोग। रक्सौल किसको लगता है आपको क्या होगा? देखिए, रक्सौल में कोई लड़ाई नहीं है। प्रमोद कुमार सिन्हा लगातार जीतते आ रहे हैं, इस बार भी जीतेंगे। बात करें सुगौली की, तो सुगौली में रामचंद्र साहनी, यहाँ साहनी का जीते थे वीआईपी से। इस बार ये सीट जो है राजेश कुमार को गया है, एलजेपीआर से गया है, और यहाँ पर श्याम किशोर प्रसाद हैं। यहाँ पर एलजेपी का पलड़ा मुझे भारी लग रहा है, क्योंकि जेजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। यानी तेज प्रताप यादव ने अपना उम्मीदवार उतार करके यहाँ थोड़ा आसान कर दिया है। मुझे लगता है सुगौली सीट एलजेपी जीत जाएगी निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनडीए का दबदबा भी रहा है सीट पर, और इस बार
आसान सी जीत जी सामने दिख रही जी है। जी नरकटियागंज की बात करें नमन जी, तो श्याम बिहारी प्रसाद यहाँ से जीते थे जदयू से, समीम अहमद को आरजेडी ने उतारा था। इस बार उम्मीदवार बदले हैं। मुसलमानों का जनसंख्या है नरकटियागंज में, एक बड़ी जनसंख्या है। ठीक है नमन जी, लेकिन एक बात अब समझिए ना, यहाँ पर जो उम्मीदवार बदले हैं जदयू ने, तो कहीं ना कहीं कुछ सोच करके ही बदला होगा। जी, जी। और यहाँ विशाल शाह को उतारा गया मैदान में, जानते ही हैं शाह समाज से आते हैं, जी बनिया समाज से, और बनिया समाज है बोलता है। निश्चित रूप से बहुलता यहाँ है। तो यहाँ पर शकील अहमद, और इसमें लड़ाई है, लेकिन निर्णायक मुझे लगता है कि कुर्मी कुशवाहा वोट यहाँ हो जाएगा। इसमें निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि अगर सामने सामने लड़ाई हो जाए दोनों वोटरों में, तो कुर्मी कुशवाहा जो कि अगर नीतीश जी। के पक्ष में जाएंगे या जी। लोजपा के पक्ष में जाएंगे, जी या अगर मैं आपकी लोजपा में बोल रहा हूँ, या अगर नीतीश के पक्ष में जाते हैं तो ये आसान जीत हो जाएगी। निश्चित रूप से इसमें एक और ट्विस्ट है नमन जी। तो ट्विस्ट ये है कि जनसुराज ने यहाँ से यादव उम्मीदवार उतार करके कहीं ना कहीं आसान कर दिया है। वही मैं कह ये रहा हूँ, सबसे कई बड़ी जगहों बात पर है। उल्टा भी फायदा होगा। जी, हर जी, सिद्धि आसानी से एनडीए जीत रही है, गोविंदगंज आसानी से लोजपा जीत रही है। ये राजू नंबर, तिवारी। ये पहली सीट होगी मुझे लगता है कि जो 1-2 बजे तक निश्चित, क्लियर हो जाएगा, निश्चित, बहुत निश्चित, कंफ्यूजन नहीं इसमें रहेगा। कोई दो राय नहीं आराम से राजू तिवारी जीत रहे हैं। बहुत तपस्या की राजू तिवारी ने, बाप रे बाप, इतनी तपस्या तो मैंने किसी भी नेता को करते देखा ही नहीं। चिराग पासवान से ज्यादा उम्र में बड़े हैं, लेकिन चिराग पासवान के पीछे हनुमान की तरह जो घूमे हैं, जब सबने साथ छोड़ा तो तब हाँ साथ बिल्कुल ये तपस्या का इनको फल मिला है, और ये निश्चित ही जीतने के लिए मतलब इनको जीतना भी चाहिए। मुझे लग रहा है कि केसरिया में बाबा पेच फंस जाएगा। इस बार केसरिया महागठबंधन निकाल सकता है। वरुण विजय आपके पुराने मित्र के पुत्र, जी। क्या लगता है आपको? आप ही बता सकते हैं। नहीं देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महेश्वर सिंह का दबदबा है बाबा, न, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। निर्दलीय जब जीत सकते वीआईपी का हैं, वोट भी है, जब निर्दलीय वो जीत सकते हैं तो समझ ही सकते हैं कि मलाहों का वोट है कैसा इस क्षेत्र में। और सामाजिक कार्य भी बहुत ज्यादा करते हैं। दूसरी तरफ मलाहों का वोट है। निश्चित रूप से यहाँ पर एज जरूर है, और कहीं ना कहीं वरुण विजय को मैं जीतता हुआ शालिनी मैं भी मिश्रा देखूंगा। थोड़ा फंसती नजर आ रही हैं। 50-50 का मामला रखे कि 60-50 रखे महागठबंधन को? नहीं, यहाँ 75-25 का मामला रखिए। 75 महागठबंधन, जी जी 25 एनडीए। जी। चलिए। 2024 में आपको याद होगा कि मुझे भी लगता है महागठबंधन बहुमत साबित करते समय भी इन पर बहुत कई तरह की बहुत बातें बहुत आई। बहुत महागठबंधन यहाँ से निकलता है, लगता है सीट निकल जी। रहा है। कल्याणपुर। कल्याणपुर से मुझे लगता है कि आरजेडी टक्कर देगी, लेकिन मामला 60-40 है। जी, उम्मीदवारी लगभग वही है नमन जी, पिछले ही जैसी है। तो इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सचिंद्र का एज नजर आ रहा है, क्योंकि पहले से भी जीतते आ रहे हैं, उनको पता है वहाँ समीकरण बहुत डिफरेंस कम था, 1000 जी, का डिफरेंस था, जी। तो ये शायद मेंटेन कर ले। पिपरा की बात करते हैं। पिपरा की बात, हाँ, यहाँ जी। सीपीआई लड़ रही है जी। और बीजेपी लड़ रही है। जी जी मुझे तो पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया, ढाका, जी क्या निश्चित निश्चित आप तो निश्चित घूमे हैं मालिक, बताइए। ये सीटें तो जहां भी आप गए थे एनडीए ही नजर आ रहा था मुझे। भाजपा का गढ़, बिल्कुल। किसको हराइएगा नमन जी? पवन जायसवाल को हराइएगा कि लाल बाबू को हराइएगा, प्रमोद कुमार को हराइएगा, राणा रणधीर को हराइएगा? किसको हराइएगा? और सर- सब तो लगातार जीतने वाले और उम्मीदवार सबसे हैं। बड़ी बात सर, जिसे लोकतंत्र में भगवान कहा जाता है, जो जनता स्वरूप है, जब उनसे बातचीत हो रही थी, हम जब सवाल कर रहे थे कि क्यों बेहतर है नीतीश या क्यों बेहतर है तेजस्वी, तो नीतीश ने मास्टर स्ट्रोक खेलकर ये बता दिया है कि क्यों बेहतर है। और रहा बात दोनों एक साथ है, नीतीश और मोदी की जोड़ी है, तो लोग साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि बिहार की बेहतर के लिए कौन बात कर सकता है। तो बाकी तो सर जनता कहती है। 10,000 वाला ट्रिक भी यहाँ बहुत काम किया है। निश्चित रूप से। तो बाबा अगर हम देखें इन 12 सीटों की जिक्र, 12 सीटें हैं ना, जी, मैंने 12 सीटों में हम 21 सीटों को लेते हैं नमन जी, पश्चिमी और पूर्वी हाँ। चंपारण को ले लें तो 21 सीटों में से हमें 17 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल 17 और से ऊपर, 17 से ऊपर सीटें जीतती संख्या है। बढ़ेगी बाबा, जी, इस बार संख्या इस बार पिछली बार कितना था? पिछले बार 17 थी। 17 नहीं, तो मुझे लगता है आसानी से ये 18-20 तक जा रहा है इस बार, बहुत आसानी से 18-20 एक वही वरुण विजय का जो आपने बताया वहां आकर के एक twist हो वरुण रहा है। विजय पे पेज फंस रहा है, एक नरकटियागंज में पेज जी फंस रहा है। जी जी, बस वही बाकी वही वही दो बाकी सीटें। सब मुझे लगता है आसानी एक से सीट निकल मात्र नमन जी शिवहर की है, हम उसको भी इसी में ले लेते हैं। जाएंगे। जी, तो नमन जी एकमात्र सीट जो शिवहर है हम उसकी बात कर लेते हैं। शिवहर जिले की एकमात्र एकमात्र सीट है जिसकी हम बात कर लेते हैं, और इसमें उम्मीदवार बदले गए हैं। अब जनता दल यूनाइटेड ने एक बड़ा ट्विस्ट खेला है। हालांकि चेतन आनंद को यहाँ से हटाया गया, तो उनकी मां यहाँ से सांसद हैं, ये भी याद रखना चाहिए। और इसको लेकर के श्वेता गुप्ता को जनता दल यूनाइटेड ने दिया है, तो वही 36,000 वोट से जीते थे चेतन आनंद। जी नवनीत झा जो है यहाँ आरजेडी के हैं, इसको लेकर के इस बार कहा यह जा रहा है कि श्वेता को उतारने के पीछे का बहुत बड़ा कारण है। आपको मैंने बताया ना कि गुप्ता बनिया समाज से, वैश्य समाज से अधिक उम्मीदवारों को इस क्षेत्र में उतार करके जो पिछला जो EBC जी जी EBC को अपने पाले में उसको अपने पाले में करने, और चूंकि ये कोर वोटर हुआ करते हैं, उनको वापस फिर से भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है। लेकिन इसका आपको नहीं नतीजा लगता हुआ कि मतलब महागठबंधन ने मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतार कर एक रिस्क भी लिया है? निश्चित मुस्लिम नाराज हो जाए इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर
मुसलमान गोलबंद हो जाते हैं जी। और सवर्णों का वोट मिल जाता है तो ये सीट तो महागठबंधन निकाल सकती है। निश्चित रूप से सीवर सीट 50-50 निश्चित 50 या मैं लगता है महागठबंधन को 60 देते हैं। हाँ, आप महागठबंधन 60% 60-70 तक दे सकते हाँ, हैं। क्योंकि उम्मीदवार जो आपने 70 और 30 का इसमें रेशियो 70-30 चलिए मतलब महागठबंधन के फेवर में ये सीट जा रही है, ऐसा हाँ ऐसा हम मान रहे हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए अब हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जो एंटर करते हैं, बता दें आपको कि 10 विधानसभा सीटें जो है वो मधुबनी में है। अगर बात करें दबदबा की तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एनडीए की दबदबा है। 10 में से 8 सीटों पर एनडीए जो है वो चुनाव जीती थी, लेकिन 2 सीटों पर गठबंधन भी है। लेकिन इस बार 2025 में समीकरण क्या कुछ है, बाबा और नमन सर से जानेंगे। इस बार समीकरण में जो 10 की 10 सीटें हैं वो भी जीत जाए यहाँ पर एनडीए तो बहुत चौंकिएगा मत। लौकहा सीट जहां आरजेडी जीती हुई थी और मधुबनी की शहरी सीट जो जीती हुई थी आरजेडी समीर महासेठ, इन दोनों सीटों पर भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है। मैं लोकहा को अगर दे भी देता हूं आरजेडी को तो बाबा आई एम नॉट इन अ पोजीशन कि समीर महासेठ को मैं जीतता हुआ बता दूं। यहाँ से माधव आनंद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं मतलब पिछले 15 सालों से कर रहे हैं और इस बार उपेंद्र कुशवाहा ने उनकी सुन ली, एनडीए की परिस्थितियों ने उनके सुन ली, एनडीए के टॉप नेताओं ने उनके नाम पर दाव लगाया और आरएलएन ने उन्हें टिकट दे दिया। अब ये सीट समीर महासेठ के लिए बहुत डिफिकल्ट सीट हो गई। पिछली बार भी बहुत अंतर से नहीं जीते थे, 6000 वोट के आसपास वो उनकी हुई थी। इस बार अगर भूमिहार ब्राह्मण एकजुट हो जाते हैं, क्योंकि एकजुट होकर उनके लिए वोट मांग रहे हैं माधवन के लिए, तो ये सीट बहुत मुश्किल सीट हो जाती है महागठबंधन के लिए। और बाकी तो खैर हरलाकी हो, बनीपट्टी हो, खजौली हो, बाबूबरही हो, बिस्पी हो, हरिभूषण ठाकुर की सीट, मीना कुमार की सीट, फिर इस तरफ आप आइएगा शीला मंडल की सीट, नीतीश मिश्रा की सीट। नीतीश मिश्रा चुनाव नहीं हार सकते हैं, ये झंझारपुर से चुनाव कभी नहीं हारेंगे। यहाँ से एक बहुत बड़ा जनाधार है, इनका गढ़ है। जैसे तेजस्वी यादव राघोपुर में आप कहते हैं, उसी तरह से झंझारपुर के लिए नीतीश मिश्रा है। बिल्कुल। तो हरिभूषण ठाकुर मुझे हारते नजर नहीं आ रहे हैं, मुझे रामप्रीत पासवान हारते नजर, शीला मंडल हारते नजर नहीं आ रही है, नीतीश मिश्रा हारते नजर नहीं आ रहे हैं और मुझे समीर महासेठ गड़बड़ाते नजर आ रहे हैं। लौकहा की बात आपने नमन जी किया, लौकहा में भी नीतीश कुमार ने बड़ा गेम खेला है। पिछली बार लक्ष्मेश्वर राम जो हार गए थे उनके जगह पर उम्मीदवार बदल करके सतीश शाह को देकर के एक ट्विस्ट किया है। तो आप इसमें से 10 जो सीटें 8 जो सीटें हैं, माफ कीजिएगा 10 सीटें, 10 सीटों में से 8 सीटें अभी एनडीए के पास हैं और 2 सीटों पर जो दाव लगाया जा रहा है, मुझे लगता है कि एक सीट तो आपने लगा ही दिया, बाकी लौकहा पर मैं दाव लगाता हूं कि उम्मीदवार बदल करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने 60-40 का गेम मारा। तो फिर बस 60-40 कहां, फिर तो खत्म कहानी है। 17,000 वोट से एक सीट जीती हुई है, 32,000 वोट से एक सीट जीती हुई है, 22,000 वोट से जीती हुई है, 11,000 से 10,000 से। यहाँ एक ही सीट कमजोर थी जो समीर महासेठ की थी जी, और वो माधवन आ गए हैं। 6,000 के जीत हार का फासला था। मुझे तक भूमिहार अगर एक तरफ गोल बंद हो जाएगा सवर्ण तो फिर ये कहानी खत्म है यहाँ पे। तो मधुबनी में बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है मेरे हिसाब से। तो एक सीट लोका गड़बड़ा रही, बाबा के हिसाब से वो भी जीत रहे हैं। तो 9-1 मेरा, 10-1 बाबा का, 10-0 बाबा का। 10 ऑफ 10। तो क्या चले फिर सर सुपौल? बिल्कुल चलिए, गाड़ी घुमा लीजिए। तो चलिए गाड़ी घुमाते हैं और सुपौल में फिर से हम लोग एक बार एंटर करते हैं। आपको बता दें कि सुपौल में टोटल 5 विधानसभा सीट जो है वो मौजूद है और बात करें 5 विधानसभा सीट की तो दबदबा बस एनडीए का है। लेकिन क्या महागठबंधन इस बार असर दिखाएगा? चलिए बाबा और नमन सर से जानते हैं, क्या लगता है बाबा इस बार आपको? देखिए, एक सीट पर कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ा रहा था, छातापुर की सीट पर, जहां चुनाव से पहले ऐसा लग रहा था, नमन जी आपको भी लग रहा होगा कि वीआईपी को अगर सीट मिल जाता है। बहुत बीमारी से कहता हूं, अगर वहां से संजीव मिश्रा चुनाव लड़ते वीआईपी के सिंबल पर, जिसकी तैयारी थी, जिसको गो अहेड तेजस्वी ने दे दिया था, अंतिम मौके पर तेजस्वी यादव ने धोखा किया है। इसकी वजह से ये सीट वीआईपी से छिन गई और जीत भी महागठबंधन से छिन गई। इस सीट पर पिछले ही प्रत्याशी को रिपीट कर दिया गया है, बिल्कुल, वो बहुत बुरी तरह से हारे थे और इस बार भी वो हार उनकी तय है। तो छातापुर सीट इज आउट ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर फिर से नीरज कुमार का हैट्रिक जो है, बिल्कुल चौथी बार यहाँ से जीतने जा रहे हैं और रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे। इस बार उनका 20,000 पिछली बार था, मैं दावे से कहता हूँ इस बार 30,000 से होगा, निश्चित रूप से ही होगा। संजीव मिश्रा के बैठ जाने से इस क्षेत्र में जबरदस्त नुकसान होगा। हालांकि संजीव मिश्रा ने कोशिश की लेकिन होना नहीं है। तो त्रिवेणीगंज से क्या सिचुएशन थी? देखिए, वीना भारती रिजर्व सीट है, वीना भारती जीत करके आई थी जेडीयू से, ये जीत रही है। विजेंद्र यादव जीत ही रहे हैं नमन जी। बाबा इसमें कहीं सुपौल में भी एक भी सीट नहीं आ रही है किसी को, एक भी सीट नहीं आ रही है, इसमें क्लीन स्वीप है। ये जेडीयू का गढ़ है,
मतलब कुछ लोग तो इतने बेवकूफ हैं कि वो विजेंद्र यादव तक को हारते हुए दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जबकि मैं दावे से कह रहा हूं जो प्रत्याशी पिछली बार बकरी था शेर के सामने जी। उसी को रिपीट किया गया है। अरे मिन्नत रहमानी को सुपौल से लड़ा रहा है। 125 यूनिट बिजली फ्री दी है, आपको हारने वाली बात है? आप जरा मैं बताता हूँ आपको, रुक जाइए। सुपौल में 30,000 वोट से हार हुई थी मिन्नत रहमानी की। मेरा वीडियो एनालिसिस जाके देखे सुपौल का 2020 का। बाबा को मैंने फोन पे कहा था कि मिन्नत, जो कि बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, मिन्नत चुनाव में है ही नहीं लड़ाई में, पिछली बार भी नहीं थे और इस बार भी कोई अंतर बहुत बड़ा नहीं हुआ। हाँ, त्रिवेणीगंज एक सीट है जहां पर 3,000 वोट से जीत हार हुआ था। तो त्रिवेणीगंज अगर अच्छा समीकरण बैठा है, वो बाबा बताएंगे कि अगर कुछ हुआ है निश्चित रूप से थोड़ा सा यहाँ पे एक सीट आरजेडी को मिल सकती है, अदरवाइज मुश्किल है। देखिए त्रिवेणीगंज में एक और अच्छी बात, समीकरण बदली गई है। त्रिवेणीगंज में मुझे लगता है उतारा गया है बाबा बैजनाथ महतो को। जी नहीं, त्रिवेणीगंज में भी बैजनाथ महतो को, ये रिजर्व सीट है नमन जी। यहाँ वीना भारती हैं जो जीत करके जदयू से आई थी, उनको बदला गया है। सोनम रानी सरदार को यहाँ उतारा गया है और संतोष सरदार आरजेडी से हैं। ये पूरा का पूरा निर्मली से उनको उतारा गया है और ये पूरा का पूरा समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश नीतीश कुमार ने की है। बड़ी तो अगर हम कहें बाबा कि निर्मली और त्रिवेणीगंज में थोड़ा थोड़ा सा समीकरण महागठबंधन के पक्ष में, बाकी किसी में लड़ाई नहीं, कहीं नजर नहीं आ रहा है नमन जी। हम मुझे तो क्लीन स्वीप नजर आ रहा है। थोड़ा सा था भी त्रिवेणीगंज में तो उम्मीदवार बदल करके उसको पूरा कर लिया। 5 में 5 नजर आ रहा है। मैं मानता हूं कि एक सीट त्रिवेणी और निर्मली में से शायद एक सीट जी महागठबंधन गेम खेल जाए। चलिए, तो हम चाहते हैं कि अब हालांकि देखिए मैं बोलता हूँ निर्मली में भी 50,000 वोट से जीत हुई थी, तो इट्स हाईली अनलाइकली, बट अगेन दिल के खुश रख रहे हो, गाली का ख्याल अच्छा है। अरे कुछ तो कहेंगे तब न लगेगा सब। यादव जी लोग डांटा ले खड़ा हो जाए कि नमन मिश्रा बोल दिया इसलिए गड़बड़ा गया। कुछ तो जानो बचाने के लिए बोलना पड़ता है। अब क्या बोल रहे हम लोग कहेंगे, अब तो चिड़िया चुग गई, खेत वाली बात है। अब तो हमारा खेत चुकी, तेजस्वी यादव खेत चुकी है, वो समझस। अब रात भर लाठी में तेल पिला करके पहरा दिया जाए। हाँ, तो कबूतर लटका हुआ फुर्सत में तब ना लाठी दिया मैंने। अगला जिला बाबा अररिया है। अगले जिला अररिया पे हम लोग पहुंचते हैं। और अररिया की अगर हम बात करें तो अररिया में टोटल 6 विधानसभा सीटें जो है वहां कहीं ना कहीं एनडीए की जो है दबदबा दिखाई पड़ रही है। 6 में से 4 सीटों पर एनडीए की दबदबा है और 2 सीट जिस पर कहीं ना कहीं महागठबंधन की। लेकिन 2020 की समीकरण नहीं, एक सीट कांग्रेस और एक सीट ओवैसी। जी बिल्कुल AIMIM के ओवैसी का जो कि आज की सीट है। हाँ, जो कि महागठबंधन में नहीं है। मुसलमान बहुत क्षेत्र है, लेकिन यही वो क्षेत्र है जहां से प्रदीप सिंह सांसद है। जी, समीकरण बदलते हैं। 43% मुसलमान के बावजूद इस क्षेत्र से जीतकर कौन आता है? प्रदीप सिंह। क्यों? डबल साइडेड पोलराइजेशन, मुसलमान एक तरफ तो यादव भी एक तरफ। किधर? एनडीए की तरफ। ये वो क्षेत्र है जहां पोलराइजेशन अलग तरीके से काम करता है। इस क्षेत्र की जो सीटें हैं, नरपतगंज, नरपतगंज में हमारे मित्र चुनाव लड़ रहे हैं बाबा जी। नरपतगंज में जयप्रकाश यादव, अनिल कुमार यादव पिछली बार चुनाव लड़े थे। इस बार देवंती यादव और मनीष यादव चुनाव लड़ रहे हैं। आपके मित्र हैं मनीष यादव, आरजेडी से लड़ रहे हैं। आरजेडी से लड़ रहे हैं, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, आपके अच्छे मित्रों में से एक है। तो मनीष यादव चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर भी समीकरण एक बार समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं एनडीए ने बदला है। देवंती यादव को उतार करके एक बड़ा खेल किया है। आप समझ, आपने अभी यादव वाली बात कही, बिल्कुल यादव वर्सेस यादव का वहाँ मैच है। बिल्कुल, मनीष के लिए लिटमस पेपर टेस्ट है जी। निश्चित है, तो मैं चाहूंगा कि वो जीत जाए, लेकिन लड़ाई बहुत कांटे की है जी। मनीष पीछे से आ रहे हैं इस लड़ाई में, तो जीत जाए तो अच्छी बात है। मेरा दिल चाहता है कि वो जीते, लेकिन मुझे जीतते नजर नहीं आ रहे हैं। नरपतगंज में एनडीए को एक इजी विन मुझे नजर आ रही है जी। आई होप कि मनीष मुझे सरप्राइज कर दें। फिर उसके बाद रानीगंज की सीट है बाबा, रानीगंज जो रिजर्व सीट है। अश्मित ऋषिदेव और अविनाश मंगलम के बीच में था। अश्मित ऋषिदेव इस बार फिर से है, अविनाश मंगल भी है और जेडीयू इस सीट पर एज लेती हुई दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत क्लोज मार्जिन था, पर ऐसा तो नहीं कि इस बार पलट जाए। देखिए, इस बार नौकरी वाली वोट है, इस बार थोड़ा यादव एग्रेसिव है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। मुझे लगता है कि रानीगंज एक ऐसी सीट है जहां कुछ खेल हो सकता है। कोई खेल नहीं होगा नमन जी, आप निश्चिंत रहिए। चलिए, आप मान लेते आप एनडीए, मैं इस तरफ देता हूं वोट आरजेडी को। फॉरबिसगंज की करते हैं, फॉरबिसगंज की बात विद्यासागर केसरी है और जाकिर हुसैन है। यहाँ पर विद्यासागर केसरी और इस बार मुसलमान की जगह पर मनोज विश्वास को दिया गया है आईएनसी की तरफ से। एक नया समीकरण बढ़ने की कोशिश की गई है। देखना होगा कि विद्यासागर केसरी जो लगातार जीतते आ रहे हैं, क्या गोल खिलाते हैं। यहाँ मुसलमान और हिंदू पोलराइजेशन होता है, इसमें सीट पर बहुत कुछ होना नहीं है। फॉरबिसगंज में भी मैं श्योर हूँ कि बीजेपी अपना सीट निकाल लेगी जी।
अररिया में क्या लगता है? अब्दुल रहमान यहाँ से कांग्रेस के थे, वो जीते हुए थे पिछली बार। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए, अररिया सीट रिपीट हो जाएगी? सगुफ्ता अजीम है, अररिया सीट रिपीट होती हुई मुझे बहुत हद तक नजर रिपीट हो आती है। जाएगी, रिपीट हो लेकिन जाएगी। सगुफ्ता अजीम जो है ओवैसी पर डिपेंड करेगा सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल ओवैसी पर निश्चित depend रूप से ओवैसी पर 3 डिपेंड मुसलमान करेगा। लड़ रहे हैं। जी, जोकी हाट की बात करें तो यहाँ से रंजीत यादव को कोई पहली बार दिया गया था, इस बार उनको बदला गया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये सीट बीजेपी से लेकर के मंजर आलम जोकी हाट में यहाँ ओवैसी जीते हुए हैं जी। ओवैसी यहाँ से जीत का आंकड़ा जो है वो 7,000 सीटों का है, शाहनवाज आलम यहाँ 7 से वोटों का जीता है। शहनवाज नहीं, यहाँ से जीते हुए हैं ओवैसी के प्रत्याशी शहनवाज आलम। जी, अरे दोनों भाई हैं, जी, सरफराज और शहनवाज दोनों भाई हैं। जी, शहनवाज आलम जीत करके आए हैं जो कि आरजेडी में चले गए थे जी। और इस बार उनको उतारा गया फिर से मैदान में। मंजर आलम को उतार करके एक नया ट्विस्ट नीतीश कुमार ने जरूर किया है। और यहाँ तो क्या लगता है आपको क्या होगा यहाँ मुझे तो यही लगता है कि यहाँ पर एआईएमआईएम जो है खेल बिगाड़ रहा है आरजेडी का। एक सीट ओवैसी को जा रहा है क्या? नहीं, अवैसी को ये सीट नहीं जाएगी, यहाँ खेला बिगाड़ेंगे, खेला बिगाड़ रहे हैं। और यहाँ बदला से पूरा करेंगे। जी, मंजर आलम को यहाँ जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार को मुसलमानों की जरूरत है और मुसलमान समझते भी हैं कि नीतीश कुमार की तरफ जाएंगे तो मुझे मंत्री बनने का मौका मिलेगा। तो यहाँ विधायक नहीं मंत्री जिताया जा रहा है। सिकटी में 13,000 से हार जीत हुई थी जी। इस बार एनडीए को सीट जाती नजर आ रही है, क्या बोल रहे हैं आप? यहाँ पर देखिए आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बदला है, वीआईपी को यहाँ दिया है और यहाँ पर हरिनारायण को उतारा गया है मैदान में। तो निश्चित रूप से यहाँ भी विजय मंडल जीतते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ नजर आ नहीं रहा है नमन जी। तो अररिया में भी आपने देखा होगा कि 50-50 का चांस है। अररिया किशनगंज की तरफ बढ़ते हैं जी, ओवैसी के गढ़ में चलते हैं भाई। बिल्कुल, तो चलिए अब हम किशनगंज में जो है वो हुआ करता था, लेकिन अब ओवैसी का गढ़ कहा है। बिल्कुल एंटर करते हैं। आपको बता दें कि किशनगंज में टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर 2 एआईएमआईएम मतलब कि ओवैसी का जो है वो दबदबा है और 2 जो है वो महागठबंधन की आरजेडी और आईएनसी। पहले ही बोल दूं, 4 सीटें हैं ना जी। अगर ओवैसी नहीं जीतेंगे तो महागठबंधन जल्दी नहीं जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ओवैसी बहादुरगंज और कोचाधानम जी, ये दोनों सीट जीत चुके थे जी। और एक और सीट पर बहुत नजदीक थे, ये इजहारुल हुसैन वाली किशनगंज वाली सीट। जी, ये सीट भी बहुत डिफिकल्टी से, अगर यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी होता बीजेपी का तो ये भी सीट फंस जाती। बिल्कुल। लेकिन चलिए, अब 1,000 वोट से हार जीत हुई थी तो किशनगंज सीट मुझे लगता है कांग्रेस हार सकती है इस बार जी। इसकी प्रबल संभावना है। किशनगंज जानते हैं आप, किशनगंज लोकसभा जो सीट थी वो पुलवामा के लहर में भी जीत गई थी कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल सर। एकमात्र वही सीट थी जो हाँ। आपको इज्जत बचाई थी महागठबंधन। जावेद जीते हुए थे, इस बार भी जीते हैं। लेकिन यहाँ 1,000 का जो डिफरेंस है ना, ये बहुत भारी पड़ जाएगा। ओवैसी बदले के मूड में है, अगर गड़बड़ा गया तो ये सीट ज्यादा नजर आ रहा है मुझे। तो इसमें क्या लगता है आपको? यहाँ बहुत कुछ बदलता हुआ नजर किशनगंज में एक भी सीट एनडीए को आती नजर आ रही है? नहीं। एक सीट पर मुझे उम्मीद है, एक सीट जो है ना ये किशनगंज। हाँ जी नजर आ रहा है। यहाँ पर ठाकुर इस बार कौन? ठाकुरगंज में नमन जी एक बड़ा खेल किया गया, गोपाल अग्रवाल को मैदान में उतारा गया। काफी वहाँ के फेमस किशनगंज का बताइए तो मुझे कौन कौन समीकरण, क्या समीकरण? किशनगंज में स्वीटी सिंह को उतारा गया था और इजराइल इस बार स्वीटी सिंह मैदान में है बीजेपी की तरफ से और कमरुल होदा है। यहाँ उम्मीदवार चेंज किया गया है, आईएनसी ने दिया है और यहाँ से एआईएमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारा है। तो यानी 2 मुस्लिम उतारे गए। मुझे लगता है स्वीटी सिंह यहाँ से इस बार चुनाव निकाल रही है किशनगंज से, ये सरप्राइज होगा। लंबे समय से लड़ती भी आ रही है। किशनगंज की सीट पर एक सरप्राइज फैक्टर इस बार आपको देखने को मिल सकता है। जो प्रदीप सिंह करते आ रहे थे अररिया में, वो आपको स्वीटी सिंह करती नजर आएंगे इस बार किशनगंज में। बहुत डिफरेंस नहीं था इस बार। जी जी। तो ये भी एक ऐसी सीट है जो एनडीए ही, महागठबंधन ही अपनी सीट गंवा रहा है। अब हम बढ़ेंगे पूर्णिया की तरफ। पूर्णिया की तरफ हम बढ़ते हैं। पूर्णिया की 7 सीटें हैं नमन जी और पूर्णिया के 7 सीटों में अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं अमौर से। अमौर की सीट जो है एआईएमआईएम के पास है और यहाँ जो है अब्दुल जलील मस्तान जीत करके आए थे 2015 में। इस बार भी अब्दुल जलील मस्तान को मौका मिला है और सबा जफर है जदयू की तरफ से। लेकिन यहाँ अंतर जो है आप समझ ही रहे हैं कि एआईएमआईएम पैदा कर रहा है। एआईएमआईएम कितना डैमेज करता है आरजेडी को, ये सबसे बड़ी बात है और इसी को लेकर के यहाँ पर जीत हार की बात है। तो मुझे जो लगता है कि सबा जफर इस बार एज में है क्योंकि उनको हिंदू वोट भी जबरदस्त मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ बीजेपी के बाद 2 सीट पहले जीती हुई है जी, एक बरमांखी और दूसरा पूर्णिया जी। दोनों सीट बहुत बड़े डिफरेंस से बीजेपी ने जीत रखा है। हाँ, और बनमनखी में कौन कौन? बनमनखी में कृषि ऋषिदेव थे, जो कृष्ण कुमार ऋषिदेव थे बीजेपी से, इस बार भी वो मैदान में है और देव नारायण रजक जो है कांग्रेस से चुनाव में लड़ रहे हैं। ये आरजेडी की सीट कांग्रेस को चली गई है। जी जी। तो बनमनखी वापस रिपीट कर रही है, यहाँ फ्रेंडली फाइट भी है। निश्चित यहाँ बनमनखी रिपीट कर रही है बीजेपी। जी। पूर्णिया सीट बीजेपी रिपीट कर रही है, बड़ा डिफरेंस था वो डिफरेंस रिपीट हो रहा है।
धमदाहा से लेसी सिंह को हराना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन संतोष कुशवाहा मैदान में उतरे हैं। हाँ हाँ, लेकिन लड़ाई ठीक है, लड़ाई बराबरी की है, लेकिन आई डोंट सी कि इतना आसानी से लेसी सिंह को हरा दिया जाएगा। मंत्री हैं, इस क्षेत्र की रही हैं, जब नहीं भी थे संतोष सिंह इस क्षेत्र में, जब उनको बैकलैश झेलना पड़ रहा था तभी लेसी सिंह यहाँ पर मौजूद थी। निश्चित तो लड़ाई काटे की है, लेकिन अगेन मुझे लगता है कि यहाँ पे लेसी सिंह जीत जाएंगे। रुपौली की सीट जहाँ पर बीमा भारती थी जेडीयू से, लेकिन वो हार गई, फिर उसको वो इनफैक्ट स्विच कर गई, फिर उनको जेडीयू से लोकसभा मिला, फिर उनको विधानसभा मिला उपचुनाव, दोनों हारी। अब तीसरी बार मौका किसको मिला है, क्या सिचुएशन है? बीमा भारती को ही मौका मिला है, आरजेडी ने दिया है। शंकर सिंह और कलाधर मंडल है, कलाधर मंडल है, मंडल लड़ जाते हैं और यहाँ से कमंडल जीत जाता है जी। तो शंकर सिंह यहाँ से जीत जाते हैं। शंकर सिंह निर्दलीय जीते थे और इस बार भी शंकर सिंह रिपीट करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, ये जरूर था कि शंकर सिंह को जनसुराज को टिकट देना चाहिए था, शंकर सिंह को भी प्रयास करना चाहिए था। बीच में जदयू से इनके रिश्ते अच्छे हुए थे, तो कलाधार मंडल की जगह इनको टिकट मिलने की संभावना थी। देखते हैं क्या होता है। आई डोंट सी कि बहुत कुछ यहाँ होता नजर आ रहा है। यहाँ एक बात नजर आ रही है नमन जी की, जब नीतीश कुमार गए थे तो उन्होंने कहा था कि इस बार कलाधर मंडल को आप जिताइए, लेकिन वही बात है, मंडल लड़ जाता है। निश्चित रूप से दो गंगोत है ना, तीनों गंगोत हैं, एक और उम्मीदवार उतारा गया है ना। तो बहुत शंकर सिंह जीत जाते हैं। शंकर सिंह जीत जाएंगे वो तो। पूर्णिया में कुल कितनी सीटें जीत रही हैं? पूर्णिया में देखिए, अमौर मुझे लगता है कि ओवैसी जीते थे जी। ओवैसी, और यहाँ पे सीधी लड़ाई है। अमौर के मैंने कौन लड़ रहा है? कांग्रेस लड़ रही नहीं जी, अब वहाँ कांग्रेस लड़ रही है। अमौर कांग्रेस और इनके बीच में लड़ाई है। अगर जदयू बाजी मार जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वोट का डिफरेंस इतना बड़ा था कि आई डोंट सी कि अगर नहीं जीतेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं सेफ पॉइंट लेना चाहूंगा, अगर ओवैसी नहीं जीतेंगे तो यहाँ से कांग्रेस जीतेगी निश्चित रूप से। फिर वही बैसी में ओवैसी ने भी लीड ली थी 16,000 की जी। यहाँ पे अगर कांग्रेस खेल यहाँ पे आरजेडी है, तो आरजेडी यहाँ सही ढंग से खेले तो वो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर दोनों गड़बड़ाए तो ये सीट बड़ी आसानी से निकाल सकती है बीजेपी। देखिए इसमें बनमनखी और रुपौली की बात करें, वो बनमनखी, धमदाहा और पूर्णिया, ये तीन ऐसी सीटें हैं जो साफ साफ नजर आ रहा है कि सीधे जा रही है एनडीए गठबंधन की तरफ। लेकिन दो सीटों पर हम लोग दाव लगा सकते हैं कि 7 में से 3 सीटें जा रही है। पूर्णिया जीत रही है जी, धमदाहा जीत रही है, धमदाहा, बनमनखी और एक सीट जो है आप इसमें जोड़ सकते हैं रुपौली की, जो मैं बता रहा हूं कि रुपौली की सीट कलाधर मंडल जीतने की स्थिति में आ सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि वही 3 सीटें हैं जी। 3 में अभाव के 4 सीटें, मुझे लगता है 3 ही सीटें निकाल पाएगी, ज्यादा नहीं निकाल पाएगी। कटिहार पे चलते हैं, तो बता दें आपको कटिहार में टोटल 5 विधानसभा सीटें जो है वहां है, और बात करें 3 सीट ऐसी है जहां पे महागठबंधन की दबदबा है, लेकिन 2 सीट ऐसी है जहां एनडीए की दबदबा है। लेकिन इस बार का समीकरण क्या कहता है, चलिए बाबा और नमन सर से जानते हैं। कटिहार में दो रिजर्व सीटों को इन्होंने छोड़ दिया है, उसको हम लोग बाद में जोड़ लेते हैं। अच्छा ठीक। 2 रिजर्व सीटों को इन्होंने छोड़ दिया, टोटल 7 सीटें हैं, एक एससी और एक एसटी जी। तो इसमें कटिहार की बात करें तो तारकिशोर प्रसाद कहीं से कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है, लेकिन कदवा में बात करें तो कदवा में मामला इस बार फंसा हुआ है, और शकील अहमद पर दुलाल चंद गोस्वामी अगर भारी पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। पिछली बार सांसद का चुनाव लड़ने गए थे, दुलाल चंद गोस्वामी जीते हुए थे, गए कांग्रेस के समीकरण में फंस गए, तैयारी की थी महागठबंधन से, नीतीश महागठबंधन थे, और उन्हीं पर गाज गिरना था। ये तय था नहीं, चर्चा की है, दल मिलता है दिल नहीं मिलता है, उसका नुकसान होता है, और यहाँ पर समीकरण में बेचारे फंस गए। सुरजापुरियों में जबरदस्त उनका पहचान है जी, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं, सांसद का चुनाव हारे, उस समय भी थे, तब भी रहते थे किराए के मकान में, अभी भी किराए के मकान में ही उसी किशनगंज में रहते हैं जी। खैर उस किशनगंज बोल रहा हूँ, कटिहार में रहते हैं। हाँ, तो कदवा से सीट से इनको लड़ाने के पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति है जेडीयू की। ये सिंपैथी वोट पर भी सवार होंगे, सुरजापुरी भी इनके साथ होंगे। आई थिंक इस बार विधायक का चुनाव नहीं लड़ रहे, मंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, सीधे मंत्री बनेंगे। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में एक बड़ा दाव इन पर खेला गया है, और आई थिंक शकील अहमद खान का जो तख्त है वो डोल रहा है। बलरामपुर की बात करें नमन जी, तो बलरामपुर में महमूद आलम लगातार जीतते आ रहे हैं। इस पर एक नया खेल खेला गया है, एलजेपी को उतारा गया है, और यहाँ से संगीता देवी को उतार करके कहीं ना कहीं एक नया ट्विस्ट पैदा करने की कोशिश की गई है। जो आप बता रहे थे अररिया में उसी तरह का खेल कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगता है मुझे कि आसानी से ये सीट महागठबंधन निकाल लेगी। वहीं प्राणपुर की बात करें तो निशा सिंह जीत करके आई हैं। मनिहारी की बात करें, ये रिजर्व सीट है, मनिहारी में सबूत सुमन है। प्राणपुर क्या लग रहा है आपको? प्राणपुर में भाजपा जीत रही है नमन जी, इसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं था, 2000 के वोटों का उससे पिछली बार आप समझ सकते हैं समीकरण किस तरह का था। तेजस्वी यादव का स्तुति बोल रहा था उस समय,
तो मनिहार से मोहन प्रसाद यादव जीते हुए थे कांग्रेस के जी। इस बार क्या लगता है वहाँ? इस बार शंभू सुमन और मोहन प्रसाद में शंभू सुमन को उतारा गया मैदान में और शंभू सुमन यहाँ से बेहतर टक्कर दे रहे हैं। भरोसा किया गया तो आप समझ सकते हैं कुछ समीकरण जरूर बड़ा होगा। बात बरारी की करें तो विजय निषाद यहाँ से जीत करके आए थे जेडीयू से, इस बार भी विजय निषाद को दिया गया मौका, लेकिन तौकीर आलम को आईएनसी ने जगह दे करके कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल किया है, ये सीट बदली गई है। वहीं बात करें हम कोढ़ा की तो कविता पासवान है, जीत करके आई थी। पूनम पासवान कांग्रेस की हार गई थी, इस बार पूनम पासवान एक बार हारी थी 2015 में जब लहर थी, फिर 2020 में हारी गई, 2020 में हारी गई थी जी, 2015 में जीती थी जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ। माफ कीजिए 15 में जीती थी, 20 में हारी थी और फिर ना उनको रिपीट किया गया है। ऐसा जल्दी कांग्रेस करती नहीं है जी, लेकिन चलिए एक बार का जीत का कांग्रेस को याद होगा। इस बार क्या लगता है हुआ? पिछली बार डिफरेंस 28,000 था जी, तो निकाल रही है। इस बार मामला बहुत दूसरे तरह का है। दशहरिया बाबा जो है ना वो थोड़ा सा बीजेपी निकाल जी जी निश्चित रूप से। चलिए बीजेपी ये सीट निकाल रही है। तो देखिए ये बस पार्ट 1 ही था, अभी तो मजेदार पार्ट 2 में होगा। मतलब अभी वो जिला बचा हुआ है जिसका इंतजार आपको था। अभी तक हमने 21 जिलों और चीज वाली बात की है जी सर, बाबा और मेरा एग्जिट पोल, बिल्कुल पोल ऑफ पोल्स, सबने बोला बारी बारी, अब की बारी बाबा और नमन सर की बारी। तो हम बताएंगे कि बिहार में कितनी सीटें किसको आने वाली हैं। बिल्कुल क्या है कि देखिए बात तो सीधा है, सबने बोला आपको विश्वास नहीं हुआ, हर बार हम बोलते हैं आपको विश्वास हो जाता है, बिल्कुल कुछ लोगों को तो नहीं होता है, लेकिन फिर बाद में कहते हैं नहीं बात तो सही है। आपने सही कहा। हाँ तो वही होगा। तो पार्ट 1 देख लीजिए, शेयर मार दीजिए, 2 का इंतजार कीजिए, 2 का इंतजार करिए और जरूर से पार्ट 1 पे कमेंट करिएगा कि आपको सबसे बेहतर जिला कौन सा लगा। जी गोपालगंज हम लोग चर्चा और करेंगे। हम लोग दोनों एक दूसरे से काफी मतलब अंतर रखते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, बाबा तो गड़बड़ा गए सीटों को लेकर के हम लोग काफी अंतर रखे हुए हैं। नमन जी का कहना कुछ और है और मेरा आकलन कुछ और है। हम लोग तेजस्वी सरकार बाबा बिल्कुल इस बार सीटों की जो स्थिति है उसमें हम लोग दोनों एक दूसरे से काफी डिफरेंसेस रखते हैं, तो इसलिए भी ये बहुत जरूरी है कि मतलब हम अगर बिहार चुनाव देख रहे हैं तो बाबा भी बंगाल में है, इतना डिफरेंस हम लोगों के बीच में निश्चित रूप से हुआ था ना। दिल्ली के चुनाव में तो लगभग हम लोग इसी तरह से एक दूसरे के विपरीत थे। दिल्ली में तो ठीक है, दिल्ली में कहाँ गड़बड़ा? दिल्ली में हम लोग एक दूसरे के विपरीत है। मतलब मैं कह रहा था बन रहा है, आप जो कह रहे थे कि सरकार बीजेपी बन रही है और मैं कह रहा था कि नहीं बन रही। हाँ तो मैं सही था ना, बिल्कुल मैं सही था। अगली लेकिन इस बार मैं सही हो जाऊंगा। ठीक देखा जाएगा पार्ट 2 में। धन्यवाद।